हेलो सिविल इंजीनियर्स, इस दिवाली के स्पेशल त्योहार में आप लोगों को बिलिंग का ज्ञान सिखाने के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह हाजिर है। आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कितने टाइप के बिल होते हैं और क्या बिलिंग का प्रोसेस होता है। एक साइट पे खड़ा हुआ सिविल इंजीनियर धूल पे कड़कती धूप में लेबर को हैंडल करना बहुत ही टफ टास्क है और बहुत सारे सिविल इंजीनियर यहीं पे ही अपना करियर हार जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकल के एक एज अ बिलिंग इंजीनियर एसी केबिन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ड्राइंग, मेजरमेंट बुक, एंट्री करना, एक्सेल पे काम करना या बिलिंग के सॉफ्टवेयर में काम करने तक का सफ़र कैसा होता है, कैसे पहुँचते हैं और ये आरामदायक चेयर पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हम आज समझेंगे। और साथ ही साथ ये समझेंगे कि कैसे बिलों को परफॉर्म किया जाता है। जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है कोर्स में, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस बिल्डिंग में का एक छोटा सा पार्ट है, बिलिंग का पूरा जो डिटेलिंग है उसका समराइज, उसका पूरा समरी मैं आज आपको देने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस बना के बैठे रहना, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप बिलिंग का रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और यदि आप बिलिंग इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं एक्चुअल में होता क्या यार, सिर्फ मेजरमेंट करना ही बिलिंग होता है क्या, तो उसको भी मैं आज सिखाऊंगा। हेलो इंजीनियर, सिविल गुरुजी लाया है आपके लिए क्विज टाइम, जहां आपको मिलेगा हर दिन 500 रुपए जीतने का मौका। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना, इसका नोट्स बनाना है और डेली सिविल गुरुजी के ऐप पर जाकर के इस वीडियो से रिलेटेड देने हैं क्विज के जवाब और जीतने हैं इंटरेस्टिंग कैश प्राइज। और इंजीनियर्स, क्विज की अधिक जानकारी के लिए डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर चेक करिए और जरूर देखिए। इस पूरे बिलिंग को दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग है कि कितने टाइप के बिल होते हैं और उस बिलों को बनाया कैसे जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, कैसे उसको परफॉर्म करते हैं। और दूसरे पार्ट में बांट दिया है सारे के सारे लीगल एक्सपेक्ट्स, क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या उसके लीगल रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो इन दोनों पार्ट में से पहले पार्ट को हम आज बात करेंगे। दूसरे पार्ट को यदि आप रिक्वेस्ट करते हो, यदि कुछ अच्छे व्यूज आ जाते हैं, लोग पसंद करते हैं इस वीडियो को, इस वीडियो में अच्छे कमेंट आ जाते हैं, जितने लोग देख रहे हैं उसे कमेंट आ जाते हैं, तो दूसरे एक्सपेक्ट को भी मैं यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा, क्योंकि समय लगता है। पूरा इतनी बड़ी करीब समझ लो कि 60-70 वीडियो का जो लेक्चर है बिलिंग का, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में जो 70 वीडियो का लेक्चर है, उसको एक वीडियो में कंप्लीट करके देने वाला हूं मैं आज। देखते हैं, ऊपर वाला साथ है, आप मेरे साथ हो तो हम जरूर कर पाएंगे। तो जितना आसान बिलिंग इंडस्ट्री दिखता है उतना है नहीं, और बिलिंग सिखाया जाता नहीं कुछ स्कूल कॉलेजों में। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि लोगों को लगता है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब एग्जीक्यूशन है या डिजाइनिंग है। नहीं भाई, सिर्फ एग्जीक्यूशन और डिजाइनिंग ही कंस्ट्रक्शन नहीं होता। बियॉन्ड डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन होता है बिलिंग। यदि बिलिंग का प्रोसेस थोड़ा भी डगमगाया तो ना किसी एग्जीक्यूशन करने वालों को पेमेंट सही टाइम पे जाएगा और ना किसी डिजाइनिंग कंसल्टेंट, प्लानिंग कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, ना कंपनी के पास पैसा सही पे आएगा। तो यदि थोड़ा भी माहौल बिगड़ा इन दोनों के कम्युनिकेशन पे बिलिंग के प्रोसेस से, तो कहानी खराब हो जाता है। इतनी सी जटिल बिलिंग का प्रोसेस होता है, वो जटिल को सॉल्व करना, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक बिलिंग इंजीनियर। जो बिलिंग के इस उलझुलुल, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे जोन, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैनेज करना, इस बस्ते को, उलझे हुए बस्ते को समराइज करके डिजाइन करना, ये एक बिलिंग इंजीनियर का काम है। कैसे करता है, हाउ कॉम्प्लेक्स इज कंस्ट्रक्शन बिलिंग, उसके लिए है मेजरमेंट बाय आईएस कोड। आईएस कोड कहता है, आईएस कोड 1200 के 28 पार्ट है, उस 28 पार्ट का नॉलेज आपके पास है तो आप हर तरीके की बिलिंग करने में सक्षम हो जाओगे। क्योंकि मैं आपको एक बार गाड़ी चलाना सिखा दिया, गार्डन में, ग्राउंड में, थोड़ा सा रोड टच करा दिया, तो अब आप अपनी बाइक को कहीं भी चला सकते हो। आप माउंटेन पे ले जा सकते हो, नदियों पे ले जा सकते हो, खेत खार पे ले जा सकते हो, क्योंकि बाइक पे बैलेंस बनाना आ गया तो आप किसी भी टाइप के बिलिंग को समझने के लिए, बिलिंग को करने के लिए सक्षम हो जाओगे। वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। इसके बाद देखते हैं कि बिलिंग का प्रोसेस एक स्ट्रेटेजिक वर्क है। जैसे कहावत है कि आप 2 लाख बंदरों को 2 लाख कीबोर्ड और 2 लाख माउस दे दो, तो वो कितना भी मेहनत कर ले, टपर काम कर ले, एक छोटा सा घर का डिजाइन भी नहीं बना सकते। तो बिना कुछ सीखे, बिना कुछ परफॉर्म किए, बिना स्ट्रेटेजिकली परफॉर्म किए वर्क सिस्टमाइज नहीं हो सकता। कि कहते हैं कि हिमेश रेशमिया गाना नाक से गाता है। अरे भाई, वो नाक से तो मुंह से ही गा के दिखा दिया, अच्छा गा सकता है तो कम से कम वो नाक से तो गाता है। तो जो अच्छा करता है वो कैसे अच्छा करता है, इसको हमें समझना है। तो आज हम उसी बिलिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि बिलिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे अच्छा बिलिंग के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है साइट में जो बिलिंग इंजीनियर होता है, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर से कनेक्ट करके बिल बना रहा है, वो साइट का बिलिंग इंजीनियर होता है। और एक बिलिंग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड ऑफिस में बैठा होता है।
कि जो साइट से बिल आता है उसको चेक करने के लिए, पेमेंट प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, और कह सकते हो कि एक और स्टेज फॉर वेरीफाइंग द प्रोसेस और स्टेजेस, और कह सकते हैं कि कोई मिसलीडिंग तो नहीं हो रहा है साइट पे बिलिंग को, उसको चेक करने के लिए हेड ऑफिस में बिलिंग इंजीनियर बैठा जाता है। जो कि मेरा एक्सपीरियंस या मेरा आज तक का 10 साल का एक्सपीरियंस जितना लोगों मैंने देखा है, उस जगह पर फीमेल कैंडिडेट का अच्छा ऑप्शन होता है उस जॉब का। कंपनी के एचओ में एज अ बिलिंग इंजीनियर परफॉर्म करना, क्यों? क्योंकि ये चोरियां नहीं करती। तो साइट पे जो बिलिंग इंजीनियर होता है, क्योंकि लड़कियां साइट पे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मतलब ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं कर पा रही है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अनशेड्यूल्ड वर्क है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है कि आपको किसी भी तरीके के लोगों से मिलना हो सकता है। वहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं है साइट पे, आपको लेबर से, कॉन्ट्रैक्टर से, मटेरियल सप्लायर से, ऑपरेटर से बात करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको गांव वालों से बात करना पड़ जाए किसी सिचुएशन पे। तो वहाँ पे कई बार ऐसा फेस किया गया कि आप लड़कियों को इन्वॉल्व मत करो। लेकिन हेड ऑफिस में तो आपको केबिन में बैठना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट से डील करना है, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल कल्चर है, तो वहाँ पे लड़कियों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेकिन लड़कों के लिए भी साइट भी है और वहीं से ऑफिस भी है। तो इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, बिलिंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को समझने के लिए एक और चीज समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिलिंग इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, फ्रॉम प्लानिंग, जो प्लानिंग करता है वहां से लेके हैंडओवर तक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन तक सही समय पे पेमेंट पहुंचाना, उनका हिस्सा पहुंचाना, ये एक बिलिंग इंजीनियर का काम है। यदि ये ऑर्गेनाइज नहीं रहा, एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन बिलिंग का प्रोसेस नहीं रहा, तो बिलिंग का बजट बढ़ जाता है, टाइमलाइन बढ़ जाता है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग करते वक्त जो रेट हमने फाइनल किया था, अब एग्जीक्यूशन करते वक्त रेट में जो वेरिएशन आ गया, तो वहां पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज होने लग जाएगा। भैया सस्ता वाला लगा, समय पे पेमेंट नहीं हुआ लोगों को, लोग काम नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट टाइमलाइन बढ़ जाएगा। और ये टाइमलाइन का प्रोसेस होता है सबसे, यदि ये सिस्टम नहीं बना पाए, यदि हम बिलिंग का सिस्टम नहीं बना पाए, तो एक ही आदमी जो सबसे ज्यादा चिंतित होता है वो होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, जो अपने डिस्प्ले में देख रहा होता है डिले प्रोजेक्ट टाइमलाइन, जिसका प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बढ़ते जा रहा है और इसको ऊपर से प्रेशर, गाली बत्ती जितनी हो सकती है सब पड़ रहा है। यदि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, आपके सारे स्टेक होल्डर्स को, अपने सारे लेबर्स को खुश रखना है, तो आपको इनएक्यूरेसी खत्म करनी है और प्रॉपर लर्निंग का जो प्रोसेस है बिलिंग का, वो स्टेबल करना है। कैसे? शुरुआत करते हैं आज का प्रोसेस, वो है टाइप्स ऑफ बिलिंग। इसको मैंने 4 भाग में बांटा है। सबसे पहला भाग है वो है प्रोग्रेसिव बिलिंग। प्रोग्रेसिव बिलिंग का मतलब आप जितने टाइप के बिल सुनते हो, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जाता है या क्लाइंट को पेमेंट मिलता है। यदि हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से बिल लेके अपने कंपनी को दिलाना, या कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए काम कर रहा है तो कंपनी से पेमेंट लेके कॉन्ट्रैक्टर को दिलाना, ये जो पेमेंट दिलाने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव बिलिंग। काम होते जा रहा है, होते हुए काम का पेमेंट दिला रहे हैं अपन। दूसरा आता है एडवांस बिलिंग। कुछ ऐसे जोन जहां पे आपको काम करने से पहले पैसा चाहिए, उसको एडवांस बिलिंग के कैटेगरी में बांटा गया है। तीसरा है रिकॉन्सिलेशन बिलिंग। ये ऑडिट के कैटेगरी में आता है कि जिस समय क्लाइंट आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो क्लाइंट बोलता है कि जो मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया था उसको तूने कितना यूज किया दिखा, सही से यूज किया है कि नहीं किया है वो दिखा। उस समय आपको रिकॉन्सिलेशन ऑडिटिंग का प्रोसेस क्लियर होता है। और चौथा है एस्केलेशन बिलिंग। प्राइस के वेरिएशन को मैनेज करने के लिए टेंडर लेते वक्त सीमेंट का रेट था 250 रुपए, लेकिन टेंडर 2 साल चला, दूसरे महीने पे ही सीमेंट का रेट बढ़ गया, तो कौन बियर करेगा? कुछ समय बाद सीमेंट का रेट घट गया तो किसको प्रॉफिट होगा? तो इस पूरे उलझुलुल हरकतों को मैनेज करने के लिए एस्केलेशन बिलिंग। तो ये 4 पार्ट में बिलिंग होते हैं। दुनिया का कोई भी टाइप का बिलिंग प्रोसेस इन 4 कैटेगरी में ही डिवाइड है। तो सबसे पहले कैटेगरी की हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव बिलिंग का। इसमें बहुत सारे टाइप के आते हैं यार, जितने टाइप के हम सुने ना आज तक वो सब इसी में आते हैं। प्रोग्रेसिव बिलिंग, तो प्रोग्रेसिव बिलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस और सबसे ज्यादा एक्यूरेसी में काम करने वाला है वो है आइटम या फिर शेड्यूल रेट बिलिंग। इसमें काम करने के लिए आपके पास 3 बेसिक चीज होना चाहिए। पहला आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कॉन्ट्रैक्टर से जो काम करवा रहे हो उसका स्कोप ऑफ वर्क के साथ साथ रेट फाइनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर किया, उसको आप बोल रहे हो कि तू बाउंड्री वॉल का काम करेगा। तो बाउंड्री वॉल में क्या क्या काम करेगा? वो बाउंड्री वॉल में एक्सकवेशन करेगा, पहले तो सर्वे करेगा, लाइनिंग करेगा उसका एक्सकवेशन करेगा, उसमें फुटिंग, रेनफोर्समेंट, शटरिंग, कॉलम, बीम, ब्रिक वर्क, उसमें उसके ऊपर जो स्टड्स लगाने हैं या कोई पोल्स लगाने हैं, उसमें फेंसिंग करना है। जो जो काम है सारे काम लिख के हर एक काम का रेट पहले से फाइनल हो कि भैया क्लीनिंग करने के लिए क्या रेट दे रहे हैं, उसको क्या रुपए में दिया जा रहा है, पर रनिंग मीटर दे रहे हैं, पर स्क्वायर मीटर दे रहे हैं, पर क्यूबिक मीटर दे रहे हैं। अब क्लीनिंग करने का तो क्यूबिक मीटर पे नहीं होता,
रनिंग मीटर या स्क्वायर मीटर में मेजर कर सकते हैं अपन। एक्सकवेशन करने का क्या वॉल्यूम का रेट दे रहे हैं उसको पर क्यूबिक मीटर, शटरिंग करने का क्या एरिया हुआ है उसको रेट दिया जा रहा है। सारा का सारा रेट पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क के साथ साथ रेट फाइनलाइज होना चाहिए। यदि ये दो चीज हैं तो तीसरा चीज आपको इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मेट। कौन कौन से फॉर्मेट लगेंगे उसको बिल को बनाने के लिए? तो आइटम वाइज और शेड्यूल रेट में सबसे पहला स्कोप ऑफ वर्क, दूसरा जितने वर्क है उसका रेट फाइनल होना चाहिए। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा 3 फॉर्मेट। वो 3 फॉर्मेट में से सबसे पहला फॉर्मेट है वो है मेजरमेंट शीट। आपने पढ़ा भी है इंजीनियरिंग पे कि मेजरमेंट शीट में सबसे पहला पार्ट है हेडर। हेडर का मतलब क्या है कि जहां पे आप कंपनी का डिटेल, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, क्या कौन सी साइट का है, कौन सा इंजीनियर कर रहा है, वो कौन सा बिल नंबर दे रहे हो, बिल डेट कौन सा है, किस कौन से पीरियड का है। तो ये हेडर आप अपने हिसाब से, कंपनी अपने हिसाब से डिजाइन करती है। जैसे उसके जो बिलिंग इंजीनियर है या उससे पहले जो डिजाइनर से बनवा के लाया होगा वो ये फॉर्मेट्स को। तो ये हेडर कैन बी डिजाइंड बाय एनीवेयर, बाय एनी टाइप्स ऑफ डिजाइन, कि कोई भी कैसे भी इसको डिजाइन कर सकता है। हेडर ना, हेडर ये ऊपर की लाइन। जो मेजरमेंट शीट है, मेजरमेंट का ये पैटर्न है, ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में ही आपको मिलेगा और इसी सीक्वेंस में रखना भी चाहिए। सीरियल नंबर, आइटम नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल और रिमार्क। रिमार्क हर जगह कहीं ना कहीं घुसा होगा, क्योंकि रिमार्क लिखने से क्या होता है ना कि आप रेफरेंस डेटा दे सकते हो, एक नरेशन लिख सकते हो भैया क्या है ये। तो पहला चाहिए हम आपको बिल बनाने के लिए मेजरमेंट शीट। फॉर्मेट में से सबसे पहले मेजरमेंट शीट चाहिए, लेकिन आपको कहीं भी यहाँ रेट और अमाउंट का हिस्सा नहीं दिख रहा है मेजरमेंट शीट में। तो मेजरमेंट शीट में सिर्फ मेजरमेंट होता है, कौन कौन सा काम किया जा रहा है। के बाद जब मेजरमेंट शीट कंप्लीट हो जाता है फिर आता है बिल एब्स्ट्रैक्ट। यहां पे काम आता है रेट का, कौन सा काम किया जा रहा है और किस रेट में किया जा रहा है। इस रेट से फिर आगे का प्रोसेस करते हैं, मैं एक बिल बना के दिखाऊंगा आपको। और जब ये फाइनल हो जाता है उसके बाद आता है बिल फॉर्म का, जहां से फाइनली कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जाता है। चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर रामू। मिस्टर रामू ने बोला कि भाई साहब मैं ना ब्रिकवर्क का काम करूंगा। बोले कर ले भाई। तो बोले कि क्या काम करेगा? कॉन्ट्रैक्टर का नेम हो गया रामू। कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टर रामू जी ने कहा कि सर मेरे को काम दे दो। बोले ले जा भाई काम कर ले। तो बोले सर मैं ब्रिकवर्क प्लास्टर करता हूँ, ब्रिकवर्क और प्लास्टर करता हूँ। मैंने कहा कर, कौन मना किया तेरे को? तो ब्रिकवर्क का रेट दे दिया हमने उसको, 200 mm थिक वॉल करना है उसको, उसका रेट दे दिया ब्रिकवर्क का 600 रुपए पर क्यूबिक मीटर। एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ ना, ये नहीं कि यही रेट होता है भैया, इंडिया है हर जगह अलग रेट होता है। पहला काम। दूसरा काम हमने उसको दे दिया प्लास्टर का। प्लास्टर 15 mm थिक प्लास्टर करना है उसको, और उसका रेट हमने दे दिया कुछ 140 रुपए पर स्क्वायर मीटर। ये 2 काम दे दिया। तो सबसे पहले क्या, स्कोप ऑफ वर्क क्या काम करेगा? वो ब्रिकवर्क करेगा, प्लास्टर करेगा, उसी काम का रेट पहले से फाइनल। अब इसको ये कहां से निकाले? ये एक एग्जांपल में बोल सकता हूं मैं, रेट एनालिसिस किया आपने अपने साइट पे। रेट एनालिसिस वो भी एक पूरा का पूरा टेक्निकल स्किल है। एक वीडियो में किशन ओझा सर ने सिखाया है, ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में मिल जाएगा। वहां पे क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस दबा के सिखाया गया है। और स्पेशली इस दिवाली में तो हम ऑफर भी दे रहे हैं, क्योंकि भैया हमें प्रमोट किया गया हमारे एक सपोर्टिव्स के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में, तो इसलिए हमने 7 दिन का एक और ऑफर दे दिया। भैया चलो 7 दिन में एक बोगो ऑफर ले जाओ, एक कोर्स आप परचेस करो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस का बिल्डिंग, और उसी के साथ साथ आप हाईवे या फिर BIM का कोई भी एक कोर्स फ्री ले जाओ अपने साथ। पढ़ना है, हमारा उद्देश्य आपको सिखाना। तो आइटम क्लियर हो गया। अब इसके बाद काम आएगा, वो काम दे दिया हमने, चाहो रामू जी काम करो। तो रामू जी गए, काम करना चालू कर दिए। तो रामू जी 7 दिन काम किए। बिलिंग साइकिल हमारा हमने 7 दिन का रखा, 7 दिन में हम आपका बिल बनाएंगे। इट्स कॉल्ड बिलिंग साइकिल। कितने कितने दिनों में बिलिंग बनेगा? तो ये 7 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 25 दिन हो सकता है, 30 दिन हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंपनी, योर सिचुएशन। आप कितना सपोर्ट करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्टर को, कितना स्ट्रांग आपका कॉन्ट्रैक्टर है। गरीब आदमी है, बोलोगे महीने भर में बिल बना के दूंगा, काम नहीं होगा। अमीर आदमी है, बोलोगे हर 7 दिन बिल बनाऊंगा, बोलेगा वो बोलेगा अरे चिल्लर मत दे यार, बड़ा काम हो जाता है महीने में बिल बनाना। तो ये इट्स कॉल्ड बिलिंग साइकिल, इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हमने इस रामू जी को बोला हम आपका 7 डे बिलिंग साइकिल रखेंगे, हर 7 दिन पे आपका बिल बनाया जाएगा। तो बोला ठीक है सर। तो रामू जी गए बिल बनाने के लिए, और डेट आ गया 7 तारीख। तो 1 तारीख से काम चालू किया, तो 7 तारीख को हमने बोला रामू जी बताओ क्या क्या काम किया आपने। तो रामू जी बोले कि सर मैंने ना इतना काम कर दिया। मैंने कहा चलो साइट इंजीनियर को बुलाओ, सुपरवाइजर को बुलाओ, चेक करवाओ चलो। तो रामू जी का बिल बनाने गए,
तो यहां पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टर के नेम में मिस्टर रामू। वर्किंग साइट बाउंड्री वॉल लिख दे रहे हैं अपन, बाउंड्री वॉल। इंजीनियर नेम मैं अपना नाम लिख देता हूं, पीपी सिंह। बिल नंबर अभी पहला बना रहे हैं। बिल डेट 7 तारीख को बनाते भैया, 7 अक्टूबर 2023। अब हम यहां पे लिखेंगे कौन कौन सा, इसको लिखते कैसे, सीरियल नंबर सीक्वेंस में। आइटम, कौन सा आइटम किया रामू, ब्रिक वर्क किए हैं। कहां पे किए हो यार, तो ये बोल रहा है कि सर बाउंड्री वॉल में किए हैं, बाउंड्री वॉल पे किए हैं, ठीक है। तो अब बाउंड्री वॉल पे हम जाके मेजरमेंट ले रहे हैं। बाउंड्री वॉल कैसे होता है, बाउंड्री वॉल पे ना पैनल्स होते हैं अलग अलग, ये फुटिंग, ये कॉलम, सेम ऐसे यहाँ पे एक फुटिंग, तो 10-10 फीट के पैनल बना लेते हैं। तो इसी के बीच में ब्रिक वर्क किया होगा वो। सेम ऐसे इधर भी कंटिन्यू, यहां पे कॉलम, तो ये ब्रिकवर्क के पैनल होते हैं। और जनरली इन दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस हम सेम रखते हैं, 3.3 मीटर, 3.3 मीटर, जिससे कि हमको मार्किंग करने में आसानी हो। जनरली की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा तो हम जनरली में थोड़ा आसानी रखते हैं ताकि हमको सहायता मिल जाए। तो ऐसे ही कितने पैनल्स उसने ब्रिक वर्क किया है, ये हम जाएंगे साइड पे देखेंगे, मेजर करेंगे क्या लेंथ है उसका, क्या हाइट है, या थिकनेस हमको पता था 200 mm का बोले हैं हमने, तो नंबर्स ऑफ पैनल्स कितने किए हैं वो, उस पैनल का लेंथ और हाइट कितना है, जितने जितने सेम होंगे उस सेम को हम बंडल बनाते जाएंगे, कम आसानी होगा लिखने पे। तो यहाँ पे ब्रिक वर्क भैया उसने भी एग्जाम्पल के रूप में 2 पैनल किया था, 2 पैनल, लेंथ था 3.3 मीटर, विड्थ चौड़ाई कितनी है उसकी 0.2 मीटर, 200 mm थिक वॉल था। हाइट कितना है भाई साहब, तो हाइट ले लेते हैं अभी 3 मीटर। तो ये उसने काम किया हुआ है। और रामू और कुछ किया हो क्या, तो बोलता है नहीं सर अभी कुछ नहीं किया होने का। ठीक है, हो गया मेजरमेंट, इसको टोटल करो, यहाँ टोटल आ जाएगा। रिमार्क लिख दो कि भैया पैनल लेफ्ट वॉल से सेकंड वॉल तक, जो आप इसमें नरेशन लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। बिल ऐसा बनाओ कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को आपको फोन लगाना ना पड़े, क्या लिख दियो यहाँ पे, वो अपने आप बोलने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा फास्ट ही ले जा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वीडियो है, कितना ही लंबा कर सकता हूँ मैं इसको। ये पूरा कोर्स में भर भर के सिखाया गया है, फर्स्ट बिल, सेकंड बिल, थर्ड बिल कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही मेजरमेंट कंप्लीट हुआ, इस मेजरमेंट के बाद यहाँ पे टोटल आ गया 3.96 क्यूबिक मीटर, ये हमारा टोटल हो गया। अब इसका पेमेंट दिलाना है तो हम जाएंगे बिल एब्स्ट्रैक्ट में, बिल एब्स्ट्रैक्ट ओपन करेंगे। बिल एब्स्ट्रैक्ट ओपन करने के बाद फिर से वही कॉन्ट्रैक्टर नेम रामू काका, वर्किंग साइट बाउंड्री वॉल, बिल इंजीनियर नेम पीपीएस, बिल नंबर 1 और बिल डेट 7/10/23। यहां पे सीरियल नंबर 1। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में क्या किया है, ब्रिक वर्क किया है, ब्रिक वर्क किया है। अब वहां पे कहां पे ब्रिक वर्क किया है इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन अब हमको सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, क्योंकि ब्रिक वर्क कहीं भी करे उसको रेट मिलेगा कितना, जो हमने दिया था उसको 600 रुपए पर क्यूबिक मीटर। कहीं भी ब्रिक वर्क करे 200 mm का, जहां जहां हमने उसको स्कोप ऑफ वर्क में लिखा है, तो हमको टोटल क्वांटिटी से मतलब है। भैया ब्रिक वर्क है, यूनिट एमक्यूब में बात करेंगे, रेट हमने 600 रुपये लिया है, शायद यदि मैं गलत ना हूं तो 600 रुपये हमने उसको काम दिया हुआ है 600 रुपये में। प्रीवियस क्वांटिटी, ये पहला बिल है कि इससे पहले भी बिल बनाया जा चुका है रामू काका का, तो नहीं सर ये पहला बिल है, तो प्रीवियस क्वांटिटी 0 हो जाएगा। प्रेजेंट क्वांटिटी कितना किया है उसने, मेजरमेंट शीट में दिया था 3.96 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे प्रेजेंट बिल 3.96 क्यूबिक मीटर। टोटल क्वांटिटी आज तक कितना किया है और इस बिल में कितना किया है, दोनों को ऐड कर दिए 96। ये टोटल आज तक इतना रामू काका ने काम किया है। टोटल अमाउंट कितना हो गया भैया, 600 मल्टीप्लाई बाय 3.96, 2376, 2376 रुपए का बिल बन गया। प्रीवियस बिल अमाउंट 0 है, नहीं चाहिए हमको प्रीवियस बिल अमाउंट, क्योंकि प्रीवियस बिल अमाउंट मतलब प्रीवियस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। भैया काम ही नहीं किया तो पैसा कैसे मिलेगा। तो प्रेजेंट बिल कितना हो गया, टोटल माइनस प्रीवियस, तो 2376 रुपए, ये हमारा बिल बन गया चुन्नू लाल का। लेकिन यहीं से पेमेंट हो जाता है क्या, नहीं। अब यहां पे आएगा टोटल अमाउंट कि भैया 2376 टोटल, प्रीवियस 0, 2376। टोटल और प्रेजेंट पहले बिल में सेम ही होगा, दूसरे बिल में चेंजेस होंगे। फिर आता है डेबिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक बिलिंग इंजीनियर का। डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट अमाउंट,
डेबिट बहुत सारी चीज़ों का होता है। जिस तरीके से यदि हमने उसको ब्रिकवर्क करने के लिए बोला था, अच्छी क्वालिटी में करना, उसकी अच्छी से फिलिंग करना, फिर रैकिंग करना, क्यूरिंग करना उसको मिनिमम 7 दिन, तभी हमने उसको 600 रुपये रेट दिया। अब वो फिलिंग भी अच्छे से नहीं कर रहा है, बीच में होल्स दिख रहे हैं, रैकिंग नहीं कर रहा है अच्छे से, उसको सफाई नहीं कर रहा है, नीचे मटेरियल वेस्टेज हो रहे हैं, तो हमने फाइन ठोक दिया। साले 700-600 रुपये देखो अच्छा काम करने के लिए दिया था मैं, लेकिन काम में कमी चोरी कर रहा है, मतलब लेबर चोरी कर रहा है, लेबर चोरी कर रहा है मतलब मैं तेरा पैसा काटूंगा। तो वहाँ से हमने उसको फाइन लगाया कि मटेरियल वेस्टेज में फाइन लगाते हैं, क्वालिटी डिफेक्ट में फाइन लगाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है हमने 600 रुपये से काम दिया, जिसमें से उसको जो इक्विपमेंट्स हैं काम करने के वाले वो उसको खुद ही लेके आना था, लेकिन किसी कारण से उसका इक्विपमेंट नहीं आ पाया उसके पास, लेकिन उस लेबर पहुंच गए थे। तो उसने हमसे बोला कि सर एक काम करो, आपके स्टोर में यदि हो तो मुझे प्रोवाइड कर दो, मेरे को शहर नहीं जाना पड़ेगा, मेरा एक दिन बच जाएगा। तो हमने अपने ही काम के प्रोग्रेस को मेंटेन करने के लिए अपने साइड से जो हमारे स्टोर पे अवेलेबल थे हम भी थोड़ा रखते हैं सेफ साइड पे कि भैया कोई नहीं कर पाया तो हम ही कर लें। तो उस नए इक्विपमेंट को, नए एसेसरीज को हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप था लाना, लेकिन उस समय हमने खुद सपोर्ट कर दिया उसको लाने के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे पैसा लेंगे, अब वो बेचारा पैसा देगा तो नहीं, तो हम बिल से ही काट लेते हैं, तो वो भी डेबिट में आता है। तो सबसे पहले जो साइट इंजीनियर सुपरवाइजर है वहां से डेबिट नोट लाते हैं, दूसरा क्वालिटी वाला डेबिट नोट देता है, तीसरा स्टोर वाले से डेबिट नोट लाते हैं। समझ पा रहे हो बुंदे को? तो डेबिट होगा तभी, जरूरी नहीं है कि काटना ही है भाई, इट्स नॉट कंपल्सरी ना, इट्स सिचुएशनल। यदि हो तो जब थोड़ी गला काट दो, नहीं इसका ऐसा करने पे इसकी हाथ नहीं काटते हैं, इसका गला चक से उड़ा दिया कॉन्ट्रैक्टर का और भाग गया कॉन्ट्रैक्टर, बर्बाद हो जाएगा आपका साइट। यदि 10-5 कॉन्ट्रैक्टर आपके साइट से नाराज होकर निकल गए तो वो 10-5 कॉन्ट्रैक्टर 200 कॉन्ट्रैक्टर को बताएंगे मत जाने इस साइट पे, और आपका साइट बर्बाद हो जाएगा, कोई लेबर ही नहीं आएगा। आप फिर बाहर से लेबर बुला रहे हो महंगे खर्चे में, तो वो तकलीफदायक हो जाता है। इसलिए बिलिंग इंजीनियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, टू मैनेज, टू ऑपरेट दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। भाई ये तू अपना चला लेंगे ना यार, साइट इंजीनियर को मैं समझाता हूँ, ध्यान देगा तेरे पे, इतना नुकसान मत किया कर। प्रोसेस है, आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर्स की कंपनी को बिल्ड करना है, वही एक अच्छा बिजनेस डेवलपर बिलिंग इंजीनियर होता है, जिसने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे बढ़वा दिया, गलती से नहीं, फ्रॉड से नहीं, चोरी से नहीं, उसके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके, उसको समझा के, उसको एजुकेट करके, वही तो प्रोजेक्ट मैनेजर बिलिंग इंजीनियर आगे चल के बॉस बनते हैं, कंपनी ऑपरेट करते हैं। तरीका एक ही है, दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा आपको। तो डेबिट है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भैया, नहीं है डेबिट हमारे पास आज। उसके बाद टोटल में से कितने रुपए का काम हुआ है, 2376 काम हुआ है, कुछ डेबिट है क्या? डेबिट होता तो काट देते, नहीं है तो 2376 रुपये, या 2376 रुपये। बहुत सिंपल सा काम है। अब आता है, यहां से भी काम खत्म नहीं होता, यहां पे साइन ले लो, कॉन्ट्रैक्टर का साइन ले लो, भैया कॉन्ट्रैक्टर साइन कर, तेरे को बिल एक्सेप्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर, क्वालिटी सर आपने देख लिया, प्रोग्रेस देख लिया, वही काम किया ना जो उसको दिया गया था, साइन कर दो। बिलिंग इंजीनियर रेट चेक कर लिया, क्वांटिटी चेक कर लिया, साइट पे जाके एग्जीक्यूशन चेक कर लिया, हाँ सही है, क्वालिटी भी बिलिंग इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे साइन ले लो। साइट इंजीनियर भाई इसी का ही काम का मेजरमेंट मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि चुन्नू लाल ने काम किया था बिल में मिल रहा है रामू को, ऐसा ना हो जाए, इसलिए साइट इंजीनियर का साइन हो गया। तो अब जितनी ज़्यादा साइन उतना ज़्यादा स्ट्रांग। ये फूटर है, फूटर, तो फूटर भी सिचुएशनली चेंज होता है। आपके साइट पे जो बिलिंग इंजीनियर है वही साइट इंजीनियर है, तो साइट इंजीनियर का साइन नहीं रहेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर है ही नहीं, एक ही आदमी है जो पूरा काम संभाल रहा है, तो एक ही साइन रहेगा बस कॉन्ट्रैक्टर का और सिविल इंजीनियर का। तो ये फूटर भी सिचुएशनली बदलते हैं। यदि आपको साइट में क्वालिटी इंजीनियर होता तो क्वालिटी वाले का भी साइन होता है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हम बिल फॉर्म पे, जो जाता है कंपनी में के अकाउंटेंट के पास। पहला तो हेडर है, वही कॉन्ट्रैक्टर नेम, वही वर्किंग साइट इंजीनियर नेम। यहाँ पे आता है कब से कब तक का बिल दे रहे हो भैया, क्या टाइम पीरियड है, वही बिलिंग साइकिल। आपने 7 दिन में बिलिंग बोला था, ऐसा नहीं कि आप लेट बना के दे रहे हो, 15 दिन का बिलिंग दे रहे हो, क्यों दे रहे हो 15 दिन का बिलिंग, या 3 दिन में बिल दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भैया 3 दिन का बिल। तो यहाँ पे बिल पीरियड कब से कब तक, 1/10 से 7/23 तक का बिल है भैया ये। तो इसी से हेड ऑफिस में समझने के लिए आसान होता है। बिल नंबर 1, बिल डेट 7/10/23, बिल अमाउंट और उसका पैन नंबर दे दिए। फिर आता है ग्रॉस बिल। ग्रॉस बिल का मतलब है जो बिल फॉर्म पे टोटल अमाउंट है, टोटल ना, देखो ये प्रेजेंट है और ये प्रीवियस है, ऊपर में हमने देखा था ये प्रेजेंट बिल अमाउंट है, ये प्रीवियस बिल अमाउंट है, ये टोटल बिल अमाउंट है। तो हमें टोटल बिल अमाउंट जानना है, तो टोटल बिल अमाउंट इज ग्रॉस बिल अमाउंट। हर बार का ग्रॉस बिल अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आता है ग्रॉस बिल अमाउंट 2376 रुपए। फिर कुछ लेस होता है, टीडीएस, टैक्स डायरेक्ट सोर्स, एसडी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पीजी, परफॉर्मेंस गारंटी, या कुछ एडवांस पे किए हैं क्या, ये चारों उसके बिल अमाउंट से काटने के लिए है। टीडीएस आपको सीए बताएगा उस कॉन्ट्रैक्टर पे कितना टीडीएस कटना है। मैं 1% एग्जांपल के रूप में लिखा हूं,
उस कॉन्ट्रैक्टर का कितना परसेंट टीडीएस काटना है कि भाई कितना पेमेंट जा रहा है उसको, कितना कमाएगा, उसके हिसाब से कितना टीडीएस बनता है, तो वो आपको सीए बताएगा। एसडी ये पीजी आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो एग्रीमेंट किया होगा, फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उस समय डिसाइड हुआ होगा कि कितना रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कटेगा हर बिल से। क्यों करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट? जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्टर की कॉलर या लगाम पकड़ के रखो। पता चला कॉन्ट्रैक्टर को आपने स्टार्टिंग में बड़े बड़े काम दे दिए, पैसा कमा लिया, गायब हो गया हो, तो छोटे काम करने के लिए आपको फिर से कॉन्ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा, और छोटे काम को फिर वो महंगे रेट में करेगा या नहीं आएगा काम करने के लिए, होगी रिपेयरिंग वर्क थोड़ी, यार छोटे काम को करने के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्टर नहीं आता, तो उसके लिए फिर लेबर से काम करवाना पड़ता है। उस समय आप फंसो ना। जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बड़ा काम किया है उसका कुछ पैसा रोक के रखो कि भाई छोटा करेगा तभी देखो आगे का पैसा मिलेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर होल्डिंग दैट कॉन्ट्रैक्टर। और ये कब मिलता है, कब मिलेगा? देखो जो ये 1% टीडीएस कटा है, ये कॉन्ट्रैक्टर से काट के कंपनी अपने जेब में नहीं रखती, कॉन्ट्रैक्टर से काट के कंपनी गवर्नमेंट को दे देती है, और गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देता है जो उस कॉन्ट्रैक्टर को सर्टिफिकेट मिल जाता है भैया 1% गवर्नमेंट के पास जमा है, जब इनकम टैक्स भरेगा तो मिल जाएगा। 5% एचडी कब मिलेगा? जनरली एक रेनी सीजन, एक साइकिल 12 महीने के रोटेशन साइकिल पे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट चलाते हैं कि 12 महीने तक का पैसा हम होल्ड करके रखेंगे 5% बिल से। और ये 5% भी है, ये भी फिक्स नहीं है कि 5% कटेगा, ये अगेन कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। एग्रीमेंट करते वक्त क्या मांडवली हुई थी। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ये नेगोशिएट नहीं होता, लेकिन प्राइवेट प्रोजेक्ट में पूरी फुल्ली नेगोशिएशन होता है कि कितना % एसडी रोका जाएगा और कब मिलेगा वो एसडी। कि जैसे कि 12 महीने का प्रोसेस हो गया और हमने बिलिंग साइकिल 1 महीने का रखा, एक महीने में बिल बना रहे हैं, तो पहले महीने का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रुका है वो 13वें महीने के बिल में मिलेगा, दूसरे महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट 14वें महीने के बिल में मिलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5%। पीजी परफॉर्मेंस गारंटी, कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम करने दिया है तो उसकी जवाबदारी ना पूरी ईमानदारी से काम करना, पूरी ईमानदारी से काम करना, जब उसकी जवाबदारी है तो भाई कर। डिफेक्ट होगा तो कौन भरेगा? कॉन्ट्रैक्टर। और तुरंत पता चलता है क्या यार इसमें डिफेक्ट होने वाला है? नहीं, एक समय के बाद पता चलता है भाई यहाँ से सीपेज आ रहा है, लीकेज आ रहा है, क्रैक्स डेवलप हो रहा है, फ्लोर फेलियर हो रहा है, पेंट उड़ गया, खराब था, तो ये सब बाद में पता, एक लंबा समय पता चलता है। तो लंबा समय 3 साल 5 साल एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस गारंटी होता है। तो ये जो 5% इसी के लिए रोक रहे हैं कि कल के दिन में जो डैमेज होगा और कॉन्ट्रैक्टर नहीं आया काम करने के लिए, तो क्लाइंट इसी पैसे से उसमें उसका काम करवा ले, या फिर कॉन्ट्रैक्टर को बोल दे भैया सीपेज जाके बना दे, तो आएगा, बनाएगा, रिपेयर करेगा, तो वो कटेगा नहीं। फिर ये 5 साल बाद पूरा परफॉर्मेंस गारंटी या 3 साल बाद पूरा परफॉर्मेंस गारंटी मिल जाएगा। 3 साल 5 साल या 5%, ये अगेन वो नेगोशिएशन टेबल में जब बैठते हैं उस समय डिजाइन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन के बाद एक नेगोशिएशन राउंड होता है नेगोशिएट करने के लिए, तो वैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में नेगोशिएशन में कोई कहानी नहीं है, उनके पास रूल्स रिटर्न है, उसी रूल के तहत ही कटेगा। एक्सेप्ट है तो भरो फॉर्म, नहीं तो मत भरो, क्योंकि उनके पास भीड़ लगी पड़ी ना यार। और एक पेड अमाउंट, या पहले कुछ एडवांस दे के रखे हो क्या? उसको होता है ना इंटरिम बिल बोलते हैं कि एक स्टेज तक काम करना था, 7 दिन तक काम करना था, उसको 7वें दिन पेमेंट मिलता, लेकिन उसको दूसरे दिन ही कुछ जरूरत पड़ गया, तो एक इंटरिम बिल बना देते हैं छोटा सा कि ठीक है हम आपको एक रनिंग बिल के अलावा एक छोटा सा बीच में ऐड करके पेमेंट दिला रहे हैं, क्योंकि पेमेंट दिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हिसाब होना चाहिए, तो बताऊंगा आगे भी इंटरिम बिल। तो ये सब आपको मैनेज करना होता है इसी में, जो भी एडवांस दिए होंगे। अब एडवांस कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटेंट से, उसके अमाउंट लिख दो। तो ये चारों चीजों को ऐड करके टोटल डिडक्शन, ये लेस 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 लेस, ये चारों डिडक्ट होंगे इस प्राइमरी अमाउंट से, तो टोटल डिडक्शन कितने रुपए का हुआ? तो 2376 रुपए माइनस करके टोटल डिडक्शन। और ये नेक्स्ट है ऐड एसडी रिलीज। जब 13वें महीने का बिल बनेगा उस समय एसडी जो रिलीज होगा 5%, उसको ऐड करना होगा। तो 2376 रुपए में टोटल डिडक्शन, ये टोटल डिडक्शन कितना हुआ, प्लस कितना एसडी रिलीज हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें बिल तक, 10वें बिल तक, 13वें बिल, 12वें बिल तक, ये जीरो ही रहेगा हमेशा यहाँ, लेकिन जैसे 13वां बिल आएगा तो पहले बिल का एसडी रिलीज होगा, जो एसडी यहाँ पे रिलीज होल्ड करके रखोगे पहले बिल में, वो यहाँ पे रिलीज कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे ग्रॉस बिल से, तो यहाँ पे पेबल अमाउंट आ जाएगा। जा भैया पेमेंट हो गया। अब ये पेमेंट मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर, और मिलेगा कैसे? जब कॉन्ट्रैक्टर साइन कर देगा, हाँ मुझे समझ आ गया, प्रीपेड बाय बिलिंग इंजीनियर साइन कर देगा, भैया मैंने सब सही लिख लिया है, स्टोर इंचार्ज जो मटेरियल वहाँ पे डेबिट में लगा है या सही है कि नहीं चेक कर लिया है, अकाउंटेंट एडवांस पेमेंट चेक कर लिया है पूरा का पूरा, साइट इंचार्ज, प्रोजेक्ट मैनेजर, जीएम, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट जो भी बैठा हो आपके प्रोजेक्ट पे कि भैया काम कर लिए हो गया है, अच्छा काम चल रहा है, वाह अच्छी बात है, साइन करके प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बिल भेज दिए हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में जो फीमेल कैंडिडेट बिलिंग इंजीनियर बैठी हैं वो फिर से मेजरमेंट सीट चेक करेंगी, सही ड्राइंग से, भैया ड्राइंग को मैच करके कि सही से लिया गया है कि नहीं,
फिर वो डीपीआर चेक करेंगी कि डीपीआर के हिसाब से जो बिल बना, ये डेली का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहे थे उतना ही लगभग अमाउंट बन रहा है कि नहीं। इसका ऐसा तो नहीं डीपीआर में दिख रहा था 1200 रुपये काम हुआ है 7 दिन पे और यहाँ 2300 का कुछ मिली भगत तो नहीं है कॉन्ट्रैक्टर और साइट इंजीनियर का। फिर लोग बोलते हैं सर इसमें तो डीपीआर में ही चोरी कर लेंगे, फिर यहाँ भी चोरी कर लेंगे। अरे बाबू मटेरियल भी कंज्यूम होना चाहिए ना उतना, कि यदि काम कर रहा है ज़्यादा तो उतना मटेरियल भी कंज्यूम होना चाहिए, तो स्टोर इंचार्ज भी कनेक्ट होना चाहिए वहाँ पे। तो बहुत जटिल है और सिविल गुरु से पढ़ा हुआ इंजीनियर इतना ईमानदार हो जाता है ना कि चोरी नहीं, अपने करियर के पैसे से ही लाइफ इंजॉय करता है। चोरी का पैसा यार आपको हॉस्पिटल तक ही पहुँचाएगा, नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देगा जितना आप चोरी का पैसे में इंजॉय करोगे। ईमानदारी का पैसा जो है ना वो आपको आपका नाम, आपका काम, स्वस्थ फैमिली, हैप्पी फैमिली वाली जो लाइफ है ना वही ईमानदारी का ही पैसा आपको पहुंचाएगा। चोरी से आप कहीं ऊपर नहीं पहुंच सकते। उसके बाद ये पेमेंट हो जाएगा, हेड ऑफिस जाएगा, हेड ऑफिस में बिलिंग इंजीनियर चेक करेगी, मेजरमेंट, क्वांटिटी, पूरा बिल एक बार रीचेक होगा। उसके बाद वहाँ का अकाउंटेंट चेक करेगा कि इस अकाउंटेंट ने जो पैसा वाला कहानी है वो सही है कि नहीं, वो चेक करके साइन करेगा। फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगा, वो चेक से या अकाउंट में प्रोसेस करवा के पेमेंट करेगा। ये है पूरा आइटम वाइज बिल। इतना शॉर्टकट में निपटाया हूं, पूरा का पूरा एक सेशन है करीब 12-15 वीडियो का आइटम वाइज बिल में। चलिए आगे बढ़ाता हूं। आइटम वाइज एंड शेड्यूल रेट बिल, ये पहला बिल था। ऐसी सेकंड बिल थोड़ा सा ट्रिकी है कि कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैसे मैनेज किया जाता है। कभी और किसी और सेशन में ट्राई करूंगा। अदरवाइज यू आर फ्री टू ज्वाइन सिविल गुरुजी प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जो कि वो ऑफर भी चल रहा है। 17,847 रुपये में आपको कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस पूरी बिल्डिंग के ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ BIM या फिर BIM के अलावा आप हाईवे भी ट्रेनिंग मॉड्यूल एक साथ ले सकते हो। या मोस्ट वेलकम। तो पहला मुद्दा क्लियर हो गया, आइटम वाइज बिल। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, लमसम और स्लैब रेट बिल। इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, बिल्ट अप एरिया बिल। आप लोग कॉमन लैंग्वेज में जानते होंगे, छत नापी, स्लैब एरिया और चटाई नाप, बहुत सारे जो एक एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है यार। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलूंगा लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। कि आपने जनरली सुना होगा अपने एरिया पे कि 1500 रुपये में काम करके दे दूंगा पूरा बिल्डिंग का, 1600 रुपये में काम कर दूंगा, 1200 रुपये में काम कर दूंगा, 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चला दूंगा भैया, आप पूरा काम कर दूंगा, पूरा बिल्डिंग बना दूंगा, टाइल पे पेंटिंग वेंटिंग लगा दूंगा। ये 1200 रुपये कैसे बोल पा रहा है वो 1210, 1220, 1350, 1800 रुपये, 1190 क्यों नहीं बोल पा रहा है? वो 1200 रुपये कैसे बोल रहा है? उसका एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। आपका घर है, ठीक है, आप अपने घर से जा रहे हो रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन का दूरी है 50 किलोमीटर और इस 50 किलोमीटर पे आपको एक टैक्सी चाहिए और टैक्सी जो आपको घर पहुंचा दे। तो आप कुछ कहना चाह रहे हो कि भाई साहब ये टैक्सी वाला कितना रुपए लेगा? फोन लगा है, टैक्सी भाई साहब रेलवे स्टेशन जाना है, 50 किलोमीटर है, कितना रुपए लोगे? तो वो बोल रहा है मैं 10 रुपये पर किलोमीटर लूँगा। ठीक है भाई, कितना रुपये लगेगा टोटल? तो 500 रुपये लगेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गया। ये वर्किंग मोड 50 किलोमीटर, एक वर्किंग मेजरमेंट आ गया 50 किलोमीटर, रेट आ गया 10 किलोमीटर का, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गया 500 रुपये। पहली बार ले गया, बोला 10 रुपये पर किलोमीटर, दूसरी बार ले गया 10 रुपये पर किलोमीटर, तीसरी बार ले गया। अब जब ये बार बार ऐसा हो रहा है तो एक नया आदमी आया। ये टैक्सी नंबर A था, एक टैक्सी नंबर B आया। इसको आपने फ़ोन लगाया, बोला कि भाई साहब रेलवे स्टेशन जाना है, कितना रुपये लोगे? तो बोल रहा है भैया 500 रुपये लगता है, 500 रुपये दे देना। तो क्या बोल रहा है? 500 रुपये दे देना। डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हो, 500 रुपये दे देना। और ये इतना आसान हो गया बोलने के लिए 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये कि लोगों ने आदत में डाल लिया भैया रेट हटा दिए। क्या रेट, कैसा, कैसे कैलकुलेशन? बोला 500 रुपये में लगता है, 500 रुपये दे देना। तो वैसे ही 1200 रुपये पूरा कैलकुलेट है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1200 रुपये की रेट चल रहा है तो किसी ने, पहले व्यक्ति ने मेहनत किया होगा, पहला व्यक्ति आपके एरिया में जो घर बना रहा होगा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे इतना कॉमन प्रैक्टिस हो गया कि लोगों ने भूल गए कि भाई इसको कैसे निकालते हैं। तो इस निकालने का तरीका समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले निकाला जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। स्लैब रेट बिल के लिए निकाला जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब कुछ बोलेंगे सर प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे पता करें? वो क्लाइंट का ड्राइंग है, ड्राइंग से कैसे पता कर लें कितने रुपये बनेगा? भैया इसीलिए तो सिविल इंजीनियर होता है। उसी के लिए सिविल इंजीनियरिंग का एक पूरा का पूरा कोर्स है, वो है एस्टिमेशन, जो कि आपको कॉप्स के अंदर ही मिलता है। उस एस्टिमेशन पे आपको मिलता है, दिखाता हूं मैं आपको। ये ऐसे एस्टिमेशन बनाते हैं, क्या काम किया जा रहा है, कितना लेंथ, वेट, हाइट, टोटल, ये पूरा एस्टिमेशन बनता है। पूरा एक डिटेल चीज़ का एस्टिमेशन बनाते हैं। कितनी क्वांटिटी में काम होगा, कितना ब्रिक लगेगा, कितना टाइल, पुट्टी, स्टील, वायर, प्लम्बिंग, पाइप, सब कैलकुलेट करते हैं। सब डोर, विंडो, ग्रिल, रेलिंग, सब कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद उसका बनाते हैं हम BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में लगेगा
और उसका क्या रेट है मार्केट में, लेबर के साथ रेट एनालिसिस करके। तो इसके लिए भी एक कोर्स है रेट एनालिसिस, वो भी कॉप्स के अंदर ही है। रेट एनालिसिस करके क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल जाता है। उस काम का अर्थ वर्क का कितना रुपए लगेगा, एक्सकवेशन का कितना रुपए लगेगा, ऐसे ही करते करते जब पूरा कॉस्ट निकाल लेते हैं हर एक आइटम का, पूरे कंक्रीटिंग का, स्टील का, टाइल का, पेंटिंग का, फ्लोरिंग का, सब, दरवाजा, ग्रिल, दरवाजे के सारे फिटिंग्स आइटम, प्लम्बिंग के सारे फिटिंग्स आइटम, इलेक्ट्रिक के सारे फिटिंग्स आइटम, सब कैलकुलेट करने के बाद एक कॉस्ट आता है। यही है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट। एग्जाम्पल ग्रुप में यहां पे 81,69,820 रुपए, यही है प्रोजेक्ट कॉस्ट। पूरा डिटेल एस्टिमेशन से निकलता है। तो हमें डिटेल एस्टिमेशन बनाने आना चाहिए। नहीं आता है गलत बात है, आना चाहिए। वापस ले जाता हूं अपने स्लाइड पे। तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन से निकाल लोगे। एग्जाम्पल ग्रुप में मैं यहां लिख देता हूं भैया 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है, वो 1 करोड़ रुपए, बहुत पैसे वाला पार्टी है साला। 1 करोड़ रुपए का बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग कितना बड़ा है, ये बिल्डिंग कुछ ऐसा है। इसका जो एरिया है, ये बाउंड्री वॉल है, ये पोर्च है, यहाँ पे दरवाजा है, बाकी बिल्डिंग अंदर का है। तो इसका जो एरिया है वो है करीब करीब 5,000 स्क्वायर फीट। 5,000 स्क्वायर फीट। एक तो यूट्यूबर है भाई साहब, वो बना रहा है 5,000 स्क्वायर फीट में। तो यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया हो। हम इंजीनियर होकर सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब से वो प्रोवाइड कर रहा है जो लोगों को चाहिए। आप इंजीनियर होकर वो प्रोवाइड करो जो लोगों को चाहिए, आप भी बना लोगे इतना ही बड़ा घर। तो वर्किंग एरिया कितना हो गया, जो यहाँ पे हम देख रहे थे, वर्किंग एरिया प्रोजेक्ट कॉस्ट हमको पता चल गया। वर्किंग एरिया कितना है, 5,000 स्क्वायर फीट। वर्किंग एरिया 5,000 स्क्वायर फीट। तो यहां से निकलता है रेट कैसे निकालें, पहले फॉर्मूला देता हूं, प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय वर्किंग एरिया। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 5,000 बचा 10,000, 5 दूनी और 3 शून्य, मतलब 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। भाई 2,000 रुपए में घर बना रहा है, फुल जगवार उगवार लगा के, मार्बल, टाइल, ग्रेनाइट, फुल सागौन के दरवाजे, फॉल सीलिंग, झूमर उमर लगा के 2,000 रुपए रेट निकल के आ रहा है पर स्क्वायर फीट। तो 1,200 रुपए रेट है, 1,400 रुपए रेट है, 1,800 रुपए रेट कैसे आता है? रेट नहीं निकलता कभी भी, हमेशा निकलता है प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसका वर्किंग एरिया। तो एक रिलेशन बनाते हैं इन दोनों के बीच में, वहां से रेट क्रिएट होता है। रेट से प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने की कोशिश मत करना, ये उन गवारों का काम है जो बिना प्रैक्टिस के काम करते हैं। अब कुछ इंजीनियर ने 40-50 घर बना रखा है, अब उसको पता है कि क्या चीज मैं हटाऊंगा तो रेट में कितना वेरिएशन आएगा। फॉल सीलिंग हटाऊंगा भैया 40 रुपए कम कर दो, टाइल में चेंज करूंगा 70 की जगह 30 रुपए का टाइल लगाऊंगा 40 रुपए कम कर दो, पेंटिंग में थोड़ा कमी कर दूंगा 10 रुपए कम कर दो। तो वो उसके प्रैक्टिस में रहता है, उसको महाज्ञानी बोलते हैं, प्रैक्टिस से जो नॉलेज लाता है। लेकिन बिना इंजीनियर के, जो मैं हमेशा कहता हूं, बिना इंजीनियर के ठेकेदार घर नहीं क्या बनाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इंजीनियरिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो यही 3 चीज, प्रोजेक्ट कॉस्ट, वर्किंग एरिया और स्लैब रेट से बनता है बिल। तो आइटम वाइज बिल में हमने बात किया था कि आपको 3 चीजें कंपलसरी है। सबसे पहले स्कोप ऑफ वर्क का रेट, और वो 3 फॉर्मेट, मेजरमेंट शीट, बिल एब्स्ट्रैक्ट और बिल फॉर्म। स्लैब रेट बिल में आपको 3 ही चीज चाहिए। सबसे पहला, उस घर का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन, क्या कौन सा लगाना है, कंप्लीट डिटेल स्पेसिफिकेशन चाहिए। फिर दूसरा चाहिए डिटेल्ड BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी, डिटेल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। और तीसरा चाहिए बिल फॉर्मेट। तो बिल फॉर्मेट में क्या क्या चाहिए रहता है देखते हैं। बिल फॉर्मेट में जिस तरीके से आइटम वाइज बिल के लिए हमें 3 फॉर्मेट की जरूरत पड़ रही थी, मेजरमेंट शीट, बिल फॉर्म और बिल एब्स्ट्रैक्ट, यहां पे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले ही प्रोजेक्ट का कॉस्ट फाइनल है। कितने रुपए में प्रोजेक्ट बनेगा? 1 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट बनेगा। कि क्या क्या लगेगा? स्पेसिफिकेशंस फाइनल है, एस्टिमेशन फाइनल है। अब उसको जो पेमेंट होगा ना वो स्टेज वाइज होगा, स्टेज वाइज। मैं अपने एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं, टैक्सी वाला, क्योंकि उसने बोला 500 रुपए लूंगा, तो आपके घर के सामने निकाला, आप तुरंत उसको 500 रुपए नहीं निकाल देते थे। वो पहले ले जाता है, पेट्रोल में खड़ा करता है, भैया 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो, फिर ले जाएगा मीट में, बोलेगा भैया चाय नाश्ता कर लेते हैं 100 रुपए दे देना, फिर एंड में ले जाएगा, फिर आपसे 200 रुपए ले लेता है वो। तो स्टेजेस बांध देते हैं। उसी तरीके से जो देना तो 1 करोड़ रुपए फाइनल हो चुका है, एग्रीमेंट हो गया, अभी 1 करोड़ रुपए में घर बनाना है, यही मटेरियल लगेगा, तो उसको फाइनल करने के लिए स्टेजेस बना जाते हैं। तो स्टेजेस ऑफ पेमेंट,
कि प्लिंथ में कितना काम करोगे, 20% दे देंगे, 20% दे देंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो, फिनिशिंग कर लो 20% दे देंगे, आइटम फिटिंग कर लो 20% दे देंगे, हैंडओवर के समय आपको 20% दे देंगे। तो ये स्टेजेस पे काम पेमेंट प्रोसेस चलता है। तो उसको बनाते वक्त बिल कैसे बनाते हैं, उसने पहले स्टेज काम कर लिया, उसको टेंडर दिया, 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5,000 रुपए एरिया, 5,000 इस एरिया में काम करना है, 2,000 रुपए का रेट फाइनल हो चुका है। अब उसने काम चालू कर दिया, प्लिंथ लेवल पे पहुंच गए, प्लिंथ लेवल में पहुंचा तो ये डिटेलिंग तो वैसे ही भरना है, कॉन्ट्रैक्टर नेम रामू काका, वर्किंग एरिया, बिल्डिंग, इंजीनियर नेम अभी मैं पीपी सिंह ही लिख लेता हूँ, बिल नंबर 1 बना रहे हैं, बिल डेट आज का डाल देते हैं 2/11/23, आज मैं बना रहा हूँ, जब अपलोड होगा तो कोई और डेट होगा ये। तो स्टेज ऑफ बिल कौन से स्टेज में बन रहा है, प्लिंथ लेवल में बन रहा है। परसेंटेज ऑफ स्टेज अभी मैं 20% बोल रहा हूँ, मैंने पूरे कोर्स में सिखाया है 20% कैसे निकालते हैं, पूरे BOQ में देखते हैं प्लिंथ तक कितना रुपए का खर्चा लगा है। यदि प्लिंथ तक 20 लाख रुपए लग रहा है तो पूरा प्रोजेक्ट है 1 करोड़ का, तो 20 लाख रुपए कितना परसेंट हो गया, 20%। बस ऐसे एग्जांपल में समझा दिया। अदरवाइज हम पूरा कैलकुलेट करते हैं BOQ में कि प्लिंथ तक कितने रुपए लग रहा है, उससे कैलकुलेट निकाल के परसेंटेज निकलता है। स्लैब रेट अभी हमने कैलकुलेट किया था, 2,000 रुपए में काम दिया उसको, बिल्टअप एरिया 5,000, बस उसी रिलेशन को 5,000 इंटू 2,000 1 करोड़, उसका 20% दे रहे हैं, तो ये ले भाई 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए रख ले। पहला बिल कंप्लीट हो गया, 20 लाख रुपए पेमेंट कर दिया उसको। बैड वर्क, कुछ क्वालिटी में खराब किया क्या, कुछ कमी किया क्या, पहले बोला था ब्रांडेड TMT लगाऊंगा, अब वो देसी TMT लगा रहा है। पहले बोला था वो कि मैं साइट पे अच्छे से फिलिंग करूंगा, मुरूम खरीद के लाऊंगा, अब वो उस काली मिट्टी को ही डाल दे रहा है। तो उसमें कुछ बैड वर्क काटना है क्या परमानेंट, यदि काटना हो तो यहां लिखेंगे, नहीं तो नो नीड। तो टोटल पेबल 20 लाख रुपए पेमेंट करना है, 20 लाख रुपए पेमेंट करना था। तो यहाँ पे सेम, पहले तो हेडिंग ऊपर का सेम ही, ग्रॉस बिल अमाउंट अप टू डेट, 20 लाख रुपए का काम हुआ है चाचा का, 20 लाख रुपए TDS SD PG पेड अमाउंट, जैसे हमने पहले बात किया था, सारे माइनस हो जाएंगे, इन सब को जोड़ के यहाँ लिख दो तो ये बड़ा वाला माइनस हो जाएगा। तो ग्रॉस बिल में टोटल डिडक्शन, ये रिलीज SD, कुछ SD होगा आगे चल के तो वो ऐड हो जाएगा, तो ग्रॉस बिल में टोटल डिडक्शन प्लस SD, यहाँ पे नेट बिल अमाउंट आ जाएगा और ये पेबल हो जाएगा। और सेम सिग्नेचर का प्रोसेस, ये भी एज पर द नीड, एज पर द पोस्ट, एज पर द पर्सनालिटी चेंज होते रहता है। बहुत सिंपल सी कहानी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा है रिवाइज करके देखो, और डिटेल में सीखना है तो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आगे लेके चलता हूं, और भी बहुत सारे टाइप के प्रोग्रेसिव बिल होते हैं, जैसे कि थर्ड है प्रोविजनल बिल। प्रोविजनल बिल का मतलब ऐसे काम जिसका फाइनल कॉस्ट हमको पता नहीं, कितने रुपए में वो काम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, एक आपको प्रोजेक्ट में बोल दिया कि भैया शिवाजी का मूर्ति बनाओ। अब कॉन्ट्रैक्टर का प्रीवियस एक्सपीरियंस था नहीं मूर्ति बनाने का, ना क्लाइंट को था, ना वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को पता है कि कितना रुपए एक्चुअल में खर्चा आएगा, तो पहले से उसका एस्टिमेशन नहीं निकाला जा पा रहा है। तो इसलिए चलो ठीक है, बनाना चालू करो और उसका एक प्रोविजनल रेट लगा दो भैया कि कितने रुपए में काम चल रहा है, उसका एक प्रोविजनल बिल। लेकिन फाइनल बिल तब बनेगा जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पूरे कॉस्ट समझ आ चुके होंगे, हैंडओवर हो चुका होगा वो मूर्ति, उस समय फाइनल बिल बनाएंगे। तो प्रोविजनल बिल कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ेगा ना पार्ट पार्ट पे, उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजनल बिल। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, सेम इसको आइटम वाइज बिल्ड के हिसाब से ही बनाते हैं। कितना काम हो रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, कितने लेबर लग रहे हैं, कितना इक्विपमेंट लग रहा है, उन सब का डिटेलिंग मेजरमेंट शीट पे होगा, जो मैंने आपको मेजरमेंट शीट दिखाया था। उसी मेजरमेंट शीट में फिर बिल एब्स्ट्रैक्ट भरेंगे और बिल फॉर्म भराया जाएगा, प्रोविजनल बिल। एक और बिल है वह जॉइंट मेजरमेंट। जैसे क्या होता है कि एक बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें 2-3 स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, PMC है और कॉन्ट्रैक्टर है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल कर समझाता हूं। क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब, एक बिल्डिंग बनाना है, ये बिल्डिंग किसका है भैया, ये बिल्डिंग क्लाइंट का है, ये बिल्डिंग क्लाइंट को बनवाना है। लेकिन क्लाइंट को डायरेक्ट बनवाने नहीं आता, वो एक कंसल्टेंट हायर करता है, ये हायर करता है कंसल्टेंट। जैसे गवर्नमेंट में होता है PWD, CPWD, ये सब कंसल्टेंट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर पे जो आर्किटेक्चर कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, वो वो सब कंसल्टेंट होते हैं। लेकिन वो खुद बनाते हैं क्या, CPWD खुद बनाता है क्या, नहीं, वो एक थर्ड पार्टी को देता है, कॉन्ट्रैक्टर। वैसे ही स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट एक कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं, तो ये जो कंसल्टेंट है ये पकड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो एक कॉन्ट्रैक्टर एक घर को बनाता है, लेकिन क्या कई बार अब देखा गया है कि जो क्लाइंट है ये इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता कि यार ये तो इससे मिला हो सकता है, क्वालिटी सही हो रहा है कि नहीं, वही बना रहा है कि नहीं जो मेरे को चाहिए। तो क्लाइंट एक और थर्ड पार्टी सुपरविजन के लिए अपॉइंट करता है, वो होता है PMC,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये पीएमसी क्लाइंट के बिहाफ में काम करता है और एक कंस्ट्रक्शन के वर्क को चेक करता है, कॉन्ट्रैक्टर के वर्क को चेक करता है, कंसल्टेंट के ड्राइंग डिजाइन को चेक करता है, जो ड्राइंग डिजाइन दिया है उसको चेक करता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। तो ये चारों को मैनेज कैसे करें कि जो काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को अल्टीमेट क्या चाहिए, पीएमसी को पीएमसी का पैसा चाहिए, कंसल्टेंट को कंसल्टेंट का पैसा चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को अपने कंस्ट्रक्शन का पैसा चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते जा रहा है उसका खुद एक मेजरमेंट्स बुक खुद अपने साइट पे बना रहा है, सेम एज इट इज आइटम वाइज बिल या स्लैब रेट बिल। यदि आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आइटम वाइज फाइनल बिल, मतलब जो बिल पास होगा उससे पहले अपने साइट पे एक पूरा डिटेल में बिल बनाया है, ये बैठेगा, फिर उस बिल को लेके पीएमसी के साथ भैया चेक कर ले, चलो आओ चेक कर लो, फिर पीएमसी उसको अपने लिए बिल बनाएगा, या कंसल्टेंट गवर्नमेंट का बिल बन रहा है तो इसी को ही चेक करते हुए गवर्नमेंट अपना बिल बना रहा है। तो ये जो बिल है उसको बोलते हैं ज्वाइंट मेजरमेंट बिल। ज्वाइंट मेजरमेंट बिल मतलब ये पहले से एक तैयारी करके रख रहा है जो दो लोगों को सपोर्ट देगा, दैट्स कॉल्ड ज्वाइंट मेजरमेंट। बनता सेम आइटम वाइज या स्लैब रेट बिल पे ही है, ज्वाइंट मेजरमेंट बिल। नेक्स्ट है बोनस बिल। बोनस बिल का मतलब, बोनस का मतलब सिंपल है, काम अच्छा कर लो, समय पे कर लो, कॉस्ट के अंदर कर लो तो आपको थोड़ा सा आपको पर के रूप में बोनस मिल जाएगा। एग्जांपल के रूप में कोई क्लाइंट ने कहा कि मेरे को 2 साल में भैया ताजमहल बना के दे दो। अब कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया हाँ मैं बना दूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है भैया मैं 2 साल से पहले बना दूंगा, कुछ प्रॉफिट दोगे क्या? बोलता हाँ बना दे। तो जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में 5% का एक प्रॉफिटेबल पर्क है, लेकिन पहले आपको क्लेम करना होगा कि मैं बना के दूंगा, नहीं बनाओगे तो पेनल्टी भी है, और बना दोगे पूरा आपके 2 साल के पहले क्वालिटी चेक करके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर एक फाइनल एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेटर लिखते हैं ना अपन कि भैया तबीयत खराब है मुझे छुट्टी दे दीजिए, उसी तरीके से पूरा फाइनल बिल बनने के बाद एक लेटर लिखा जाता है कि एज पर अवर एग्रीमेंट यू हैव प्रॉमिस्ड टू बोनस बिल। तो हमने 2 साल की जगह इसको 22 महीने में कंप्लीट कर दिया, 23 महीने में कंप्लीट कर दिया, तो हमें वो बोनस बिल क्लेम करना है। उस बोनस बिल का अमाउंट इतना है, टोटल प्रोजेक्ट का 5%, तो 5% हमें दिया जाए, एक लेटर होता है, दैट इज कॉल्ड बोनस बिल। इंश्योरेंस क्लेम बिल। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्लियर है, गाड़ी ठुकती है तो इंश्योरेंस बिल बनता है। गाड़ी ठुकती है तो क्या होता है, एक सर्वेयर आता है, गाड़ी में चेक करता है कौन कौन सा पार्ट भी ठुक गया है, उसका कितना % इंश्योरेंस में क्लेम हो रहा है, उसका पेमेंट मिलेगा। सेम ऐसे ही बिल्डिंग में भी कि कोई हादसा हो गया, हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, इजराइल में कोई प्रोजेक्ट बन रहा था, अब वो बम के गिरने के कारण बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, तो इसमें किसका नुकसान, कॉन्ट्रैक्टर का या क्लाइंट का? नहीं, हम कॉन्ट्रैक्टर यहां पे बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया रहता है कि भाई किसी भी आपदा के कारण यदि बिल्डिंग में कोलैप्स हुआ, कोई भी डैमेज होगा तो कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट जवाबदार नहीं होगा, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जवाबदार होगी पेमेंट करने के लिए। इंश्योरेंस का पेमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, तो वैसे ही इंश्योरेंस का जो बिल्डिंग डैमेज हुआ है उसका फिर से वही आइटम वाइज बिल पूरा मेजरमेंट करेंगे, कितना डैमेज हुआ भैया, कौन कौन सा क्लेम के अंदर आएगा, वो पूरा का पूरा आइटम वाइज बिल जो मेजरमेंट बुक था उस मेजरमेंट बुक को भरेंगे और इंश्योरेंस बिल क्लेम हो जाएगा। और भी बहुत सारे पार्ट हैं प्रोग्रेसिव बिल के। सप्लीमेंट्री बिल। सप्लीमेंट्री बिल का मतलब आपको बोला गया था कि भैया 100 m³ कंक्रीट करना है, लेकिन कंक्रीट में एक्चुअल जब काम करने गए तो 110 m³ का हो गया, तो 10 जो m³ एक्स्ट्रा है वो सप्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा। एग्जाम मिलते थे ना, 4 पेपर मिलता था, लिख लेते थे, 4 पेपर खत्म हो गया तो बोलते भैया सप्लीमेंट्री पेज दे दो। सप्लीमेंट्री पेज मतलब जितना दिया गया था पेपर वो कंप्लीट हो गया, हमको और लिखना है तो भैया सप्लीमेंट्री पेज दे दो। वैसे ही जितना आपने टेंडर में बोला था उतना काम कर दिया है, आपको एक्स्ट्रा और काम करवाना है अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो हमको सप्लीमेंट्री बिल बनाना है। बिल कैसे बनेगा? नेचर वही है, आइटम वाइज या स्लैब रेट ऐसी ही बिल बनेगा, बस नाम अलग होगा बिल का, उसको सप्लीमेंट्री कहा जाएगा। कॉस्ट में वेरिएशन होता है या क्वांटिटी में वेरिएशन होता है तो हम सप्लीमेंट्री बिल बनाते हैं। चेंज ऑर्डर बिल, काम अभी भी वही है, आइटम वाइज या स्लैब रेट बिल, लेकिन जो बीओक्यू में दिया गया था उसके अलावा उसको चेंज करके, मतलब 4 दीवार बनाने थे लेकिन अब यार जो चौथा दीवार है उसको हटाओ, यहां पे ना ग्लास लगा दो, तो ब्रिकवर्क की क्वांटिटी कम हो गई लेकिन ग्लास का एक नया आइटम आ गया, उसको बोलते हैं चेंज ऑर्डर, कि जो क्लाइंट है वो अपना जो ऑर्डर दिया था उसको चेंज कर रहा है, तो बिल तो सेम ही बनेगा। ग्लास का मेजरमेंट होगा तो ग्लास का जो मेजरमेंट होगा वो रेगुलर आइटम वाइज बिल नहीं कहलाएगा, उसको बोलेंगे हम चेंज ऑर्डर। चेंज होने के कारण जो ऑर्डर आया क्लाइंट के कारण, क्लाइंट ने चेंज करवाया अपने प्रोजेक्ट में, उसके कारण जो बिल बन रहा है इसको चेंज ऑर्डर बिल बोलेंगे। बिल का नाम चेंज होगा, प्रोसेस चेंज नहीं होगा बिल बनाने का। रिवाइज्ड बिल, रिवाइज्ड बिल के नाम से ही क्लियर है, एक बार फिर से बिल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कुछ चेंजेस आए प्रोजेक्ट पे, कि फॉर एन एग्जांपल आपको बोला गया था कि पूरा का पूरा बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर बना दो और उसके बाद आप छोड़ देना,
आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रोजेक्ट में बदलाव हो रहे हैं कि यार एक ना आपको वहाँ पे लेबर हटमेंट भी बनाना है एक्स्ट्रा, जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। एक कार स्टैंड बनाना है, वो पार्किंग बनाना है, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट में यदि कुछ और आइटम ऐड होता है, एक्स्ट्रा आइटम ऐड होता है, उसके लिए हम रिवाइज्ड बिल बना के उन्हें भेजते हैं। रेगुलर प्रोजेक्ट का ही कुछ वर्क है, लेकिन ये एग्रीमेंट में नहीं था, नया आ गया, उसको हम रिवाइज्ड बिल के नाम से बनाते हैं। बिल बनाने का प्रोसेस वही होगा, फिर से वही सेम मेजरमेंट, सारे एक आइटम का मेजरमेंट लेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल बनाएंगे। बिल का फॉर्मेट सेम होगा, नाम अलग होगा, रिवाइज्ड बिल। इंटरिम बिल मतलब कि एक बोला गया था बिलिंग साइकिल आपका 1 महीने का है, 1 महीने में हम आपको बिल बना के देंगे। लेकिन प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि वो 1 महीने का प्रोजेक्ट कॉस्ट हो जाता है, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसको 10 महीने में कंप्लीट करना है, तो 1 महीने में करीब करीब 1 करोड़ काम होना चाहिए। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 करोड़ रुपए बियर करने में सक्षम नहीं है, तो वो 1 करोड़ रुपए का बिल बनने से पहले बीच बीच में कि ये ठीक है 1 करोड़ रुपए में हम तुम्हारा बिल बनाएंगे पूरा चेक करके, लेकिन बीच बीच में आपको एज अ पार्ट ऑफ एडवांस देते जाएंगे। लेकिन काम कंप्लीट करने के बाद तो आप काम करना, जितना काम कर लोगे तो 7-7 दिन में हमको एक सब्सिडरी कह सकते हो या इंटरिम बिल कि बीच बीच में काम करते जाओगे, उसका हिसाब बताते जाना, हम उसका थोड़ा थोड़ा एडवांस पे करते जाएंगे, जो कि आपका मंथली जो बिल बनेगा उससे वो एडवांस में कट जाएगा। वो एडवांस वाला कॉलम था बिल फॉर्म पे कि कुछ एडवांस पे किए हैं क्या, वहां पे उस अमाउंट को लिख देंगे। बिल नंबर 1 पे जो इंटरिम बिल का पेमेंट दिए हैं वो पूरा डिडक्ट हो जाएगा। इंटरिम बिल वैसे ही बनेगा आइटम वाइज का ही। मोबिलाइजेशन एंड डीमोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब काम शुरू करने के लिए, डीमोबिलाइजेशन का मतलब काम खत्म होने के बाद सफाई करने के लिए। तो काम शुरू करने से पहले हमको ऑफिस बनाना होता है, लेबर हटमेंट बनाना होता है, अप्रोच रोड बनाना होता है। यदि ये टेंडर में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग साइट, तो आपको इसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ काम का ही डिटेल दिया गया है कि पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाना है, लेकिन मोबिलाइजेशंस के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप एक यहाँ पे शौचालय बना दो, यहाँ पे स्नानागार बना दो, यहाँ पे एक पानी टंकी बना दो लोगों के लिए, यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बना दो लेबर्स के लिए, पूरा लेबर हटमेंट बनाओ, इलेक्ट्रिक फेंसिंग लाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स लाओ। ये मोबिलाइजेशन जितना काम करोगे उसका एक्स्ट्रा बिल बना के देना होगा। कैसे बनाओगे बिल? आइटम वाइज ही बनेगा बिल। फिर से डीमोबिलाइजेशन, प्रोजेक्ट बन गया, अभी कचरा जो आपने बनाया था उसको हटाना भी है, सफाई भी करना है, तो इस सफाई करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बिल बनाने का, भैया हमने उसको तोड़ा है, इतने क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क तोड़ा, इतने क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीटिंग तोड़ा है, इतने क्यूबिक मीटर हमने प्लास्टर छीला है, उसके लिए आपको डीमोबिलाइजेशन का बिल मिलता है। आगे मेजरमेंट सेम होगा, कितना एम क्यूब, कितना स्क्वायर मीटर, कितना रनिंग मीटर, जो जिस तरीके से मेजरमेंट करते हमने बात किया था। सब कॉन्ट्रैक्टर बिल। अब भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जहाँ पे मैं एज अ बिलिंग इंजीनियर हूँ, तो मेरी कंपनी थोड़ी काम करती है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता हूँ ना बहुत सारे जो काम करते हैं, तो उनको बना के देना होता है। पेटी कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल सप्लायर को बिल बना के देना होता है, तो उनके लिए जो बिल बनता है बनेगा सेम वैसे ही आइटम वाइज। यदि हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को तो आइटम वाइज बिल बनेगा, स्लैब रेट में काम दिया हुआ है पेटी कॉन्ट्रैक्टर को तो स्लैब रेट में बिल बनेगा। एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा बिल हमको चूज करना है। सब कॉन्ट्रैक्टर बिल। आगे लेके चलता हूं, टाइप्स ऑफ एडवांस बिल। अभी तक हम प्रोग्रेसिव बिल की बात करते हैं, जितना काम करते जाओगे उतना बिल मिलते जाएगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवांस बिल। बिना काम किए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चाचा पैसा नहीं है, पैसा थोड़ा सा दे दो। मिलता है, किस लिए मिलता है? सबसे पहले मोबिलाइजेशन एडवांस मिलता है। मोबिलाइजेशन ये सब अब लेटर लिख रहे हैं, बिल का काम खत्म हो गया, ये सब मेजरमेंट करने वाले बिल थे, उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। मोबिलाइजेशन कि यदि टेंडर पे लिखा है कि मोबिलाइज कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है, कॉन्ट्रैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है साइट को चालू करने के लिए, पूरा लेबर हटमेंट ऑफिस बनाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन मेरा ना बहुत सारा खर्चा हो जाएगा मोबिलाइज करने पे ही, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं इतना खर्चा करूंगा, ऑफिस बनाऊंगा, स्टोर बनाऊंगा, लेबर हटमेंट बनाऊंगा, बाउंड्रीज फेंसिंग बनाऊंगा, अप्रोच रोड बनाऊंगा, तो मेरे को थोड़ा सा ना मेरे को पैसे का थोड़ा सा एडवांस दे देना। काम होते जाएगा, मैं लिख दूंगा कि कितने रुपए का लगभग काम हुआ है, उसका कुछ 80%, 70%, 90% मेरे को आप पेमेंट कर दोगे तो मैं थोड़ा आसानी से काम कर पाऊंगा। आपको ही अल्टीमेट काम तो क्लाइंट का ही हो रहा है, तो क्लाइंट वहां पे सपोर्ट करता है कॉन्ट्रैक्टर को। मोबिलाइजेशन एडवांस। नेक्स्ट है मटेरियल एडवांस, कि मेरे को स्टार्टिंग पे ही बहुत सारा मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, कि मेरे को टन्स ऑफ टन्स स्टील लाना पड़ रहा है, मेरे को टन्स ऑफ सीमेंट लाना पड़ रहा है, उसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिए पहली स्टेज पे ही। अब 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें 20% स्टील ही लगना है, तो 20 लाख रुपए का स्टील लगेगा, जिसमें से 5 लाख रुपए का स्टील मेरे को फर्स्ट स्टेज में खरीदना है। तो 5 लाख रुपए का स्टील खरीदने के लिए यदि मैं पहले ही स्टील का पैसा फंसा दिया, लेकिन ये स्टील का पैसा मेरे को 2-3 महीने तक ये स्टील काम आएगा, उस कंडीशन पे हम मटेरियल एडवांस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे को पेमेंट मत दो, मेरे साइट पे मटेरियल गिरेगा, आप आके चेक कीजिएगा मटेरियल क्वालिटी का है कि नहीं, उस इनवाइस का पेमेंट आप पार्टी को डायरेक्ट कर देना।
क्योंकि अल्टीमेट आप मेरे को देखो, जब मैं काम कर लूंगा तो उससे अच्छा है कि आप मेरे को मत दो, वो पेमेंट को मेरे बिल से काट लेना, लेकिन ये पेमेंट आप डायरेक्ट पार्टी को दे दो। इसको हम बोलते हैं मटेरियल एडवांस। नेक्स्ट है प्लांट एंड इक्विपमेंट एडवांस। अब कोई क्लाइंट बोल रहा है नहीं मेरे साइट पे तो क्रशर मशीन मेरे साइट पे डाल दो, सालो तुम पूरा पत्थर लाओ क्रशर करो, जो कि नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जांपल के रूप में ले लेता हूँ। एक्चुअल में आरएमसी एक बड़ा इक्विपमेंट लगता है साइट पे कि हमको सेल्फ आरएमसी का ही कंक्रीट चाहिए, या उसके नियरेस्ट में कोई आरएमसी नहीं है कि जहां से हम रेडीमिक्स कंक्रीट लेके आ पाए, तो साइट पे आरएमसी प्लांट लगा रहे हैं, महंगा लगता है भैया, 60 70 80 1 करोड़ रुपए का भी लगता है, बड़ा प्लांट हो गया तो उस प्लांट को लगाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? यदि कॉन्ट्रैक्टर लगा देगा तो पूरा जेब का पैसा लगा ही दिया तो काम कैसे करेगा? वो रोटेशन अमाउंट होना चाहिए। तो उस समय हम रिक्वेस्ट करते हैं सर इक्विपमेंट लगाने का इतने रुपए खर्चा लग रहा है, उसमें से आप कुछ पैसा हमें सहायता कर दो। मेरे को ट्रांजिट मिक्सर लाने पड़ेंगे वहाँ पे, मेरे को छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए मशीन लानी पड़ेगी, मेरे को जेसीबी लानी पड़ेगी, जेसीबी के लिए मेरे को 2 महीने का एडवांस उसको पे करके लाना है। तो इस तरीके का जो बड़ा खर्चा है जो कि अल्टीमेट क्लाइंट के ही काम के लिए लग रहा है, तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके एक लेटर लिख के ये सब पेमेंट हो जाते हैं। सिक्योर्ड एडवांस, अब वो इसमें माना ही नहीं यार, नहीं मैं नहीं मानूंगा। तो बोले ठीक है सर, अब एक काम करो, मैं ना बैंक गारंटी दे देता हूँ आपको, सिक्योरिटी दे देता हूँ कि मेरे बैंक में मेरे पास 1 करोड़ रुपए का एफडी है। मैं बैंक को बोलता हूँ सर ये जो पैसा मैं ऑपरेट कर सकता हूँ 1 करोड़ रुपए, इसका पूरा पावर मेरे क्लाइंट को दे दो। लेकिन तभी जब क्लाइंट मेरे को पैसा दे देगा, और यदि मैं पेमेंट नहीं कर पाया क्लाइंट को, तो क्लाइंट डायरेक्ट मेरे एफडी से पैसा निकाल लेगा। तो गवर्नमेंट के टेंडर्स में होते हैं मैक्सिमम ये कि हमने बैंक गारंटी ले आया बैंक से, मेरा पैसा बैंक में है, बैंक वाले ने गारंटी दे दी हाँ तेरा पैसा मेरे पास बैंक में है, ये पेपर ले जा और अपने क्लाइंट को दे दे। इस पैसे का पावर मेरे से हटा के बैंक वाला मेरे क्लाइंट को दे देगा। तो इससे क्या हुआ, क्लाइंट के पास सपोर्ट आ गया कि हाँ ये भागेगा नहीं, भागेगा तो पैसा मैं बैंक से निकाल लूंगा, और क्लाइंट ने उसके अगेंस्ट में मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिए। तो ये होता है सिक्योरिटी एडवांस। एडवांस में कोई किसी भी एडवांस में मेजरमेंट का कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता है उस ड्राफ्टिंग का, लेटर लिखने का, किस रीजन के तहत मैं पैसा मेरे को चाहिए। आगे लेके चलता हूं लेबर एडवांस। अब लेबर एडवांस का मतलब साइट पे बहुत सारे लेबर लगते हैं, बहुत सारे लेबर हमको बाहर से मंगाने होते हैं, तो जो लेबर सप्लायर होते हैं, बड़े बड़े लेबर सप्लायर, वो ना एडवांस लेते हैं कि भाई साहब अब मैं आपके पास लेबर लाया तो लेबर को लाने का खर्चा, लेबर को भाई जो भी लेबर आता है ना, तो क्या स्टैंडर्ड प्रोसेस है अपने इंडिया का कि लेबर के घर वालों को थोड़ा पैसा देना पड़ता है कि भैया महीने भर बाद पैसा भेजेगा तो ये ले 2000 रुपये एडवांस। तो हर एक लेबर के घर में 2000 रुपये एडवांस भेज रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, जब लेबर आएगा तो इनिशियल 7, 10, 15 दिन तक तो तुरंत बिल मिलना नहीं है, एक बिलिंग साइकिल के बाद ही पेमेंट होगा। तो इस स्टार्टिंग पे पूरा पैसा लेबर लाने पे लग जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, और लेबर को पेमेंट नहीं करेगा तो लेबर खाएगा क्या, उनके पास सेविंग तो होता नहीं। तो उनको लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट से कि सर लेबरों के लिए आप थोड़ा सा एडवांस कर देते, मेरे को इतने रुपए खर्चा लगेगा, उस इतने रुपए खर्चा मेरे बिल से काट लेना आगे चल के, लेकिन आप उसके लिए मुझे एडवांस कर दो, लेबर आएंगे तो मेरे को पेमेंट लगेगा, लेबर एडवांस। आगे लेके चलता हूं टाइप्स ऑफ एस्केलेशन बिल। देखो एडवांस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें पैसे की जरूरत है आपके काम को करने के लिए। टाइप्स ऑफ एस्केलेशन का मतलब टेंडर मिल गया है आपको, आप एक्सेप्ट भी कर लियो टेंडर, लेकिन जिस मंथ में एक्सेप्ट किए हो उस मंथ के रेट को आपने एक्सेप्ट किया। टेंडर का मतलब कि जैसे जनवरी 2023 में टेंडर हुआ तो जनवरी 2023 में जो रेट्स थे मार्केट का, आप उसी रेट के हिसाब से क्लाइंट को क्लेम किए थे, इस रेट में मैं काम कर दूंगा। लेकिन मंथ ऑन मंथ रेट में वेरिएशन आता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलूं कि साहब आज सीमेंट का रेट 250 रुपये मैंने के हिसाब से मैंने अपना बजट बनाया है BOQ, और इस रुपए में इतने रुपए में मैं काम कर दूंगा। अगले महीने रेट बढ़ गया तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो जाएगा, यार 250 रुपये सोचा था लेकिन सीमेंट का रेट 300 रुपये हो गया, 50 रुपये का नुकसान हो रहा है पर बैग, हजारों बैग लगना है, 50,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, कैसे काम कर पाऊंगा मैं। तो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि टेंडर यदि लंबा है, बड़ा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बड़ा है, तो क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एग्रीमेंट होता है कि एज पर द रेट चेंजेस हम उसको मैनेज करेंगे। रेट बढ़ गया, यदि रेट बढ़ता है, अल्टीमेट काम किसका हो रहा है, क्लाइंट का, क्लाइंट के घर में पैसा लग रहा है, तो यदि रेट बढ़ता है तो क्लाइंट विल बियर, क्लाइंट एक्स्ट्रा पैसा देगा, और रेट घटता है तो क्लाइंट पेमेंट काटेगा भी। या 250 रुपये का सीमेंट था 200 रुपये हो गया, 50 रुपये बच रहा है पर बैग सीमेंट, तो कॉन्ट्रैक्टर के जेब से कटेगा भी। तो ये इसको हम बोलते हैं एस्केलेशन बिल। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका नाम है प्राइस एस्केलेशन, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बताऊंगा मैं अभी। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे हम गवर्नमेंट के रूल्स को ज्यादा नहीं मानते, हम म्यूचुअल बात करते हैं। म्यूचुअल की एवरेज रेट 250 रुपये हमने लिया है, यदि मैं 1000 बैग मंगाता हूं और 1000 बैग का एवरेज रेट निकलता है 300 रुपये, तो 50 रुपये पर बैग एक्स्ट्रा लग रहा है, और 1000 बैग मैंने मंगाया है, तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन से आप मेरे को 50 रुपये पर बैग के हिसाब से एक्स्ट्रा दे देना।
ये प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, उसको बोलते हैं हम फ्लैक्चुएशन ऑफ बिल में फ्लैक्चुएशन होता है। लेकिन इन दोनों से अच्छा जो मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि यदि मैं कभी भी जीवन पे आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सर्विस लाने का, कुछ कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू करने का, कि जिससे आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है सिविल गुरुजी कि आप लोग जितने इंजीनियर्स को मैंने पढ़ा रखा है सब आके इन्वॉल्व हो और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक्सपांड कर दें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोसेस को हम स्ट्रीमलाइन कर दें। उस जगह पे एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट पैटर्न है, वो है कॉस्ट प्लस बिल। जनरली हम टेंडर में कितना % कमाते होंगे, सोचो बताओ, एक कॉन्ट्रैक्टर कितना % प्रॉफिट होता है, नीचे कमेंट करके बताना। मैं थोड़ा सीपीडब्ल्यूडी का ले लेता हूं। सीपीडब्ल्यू बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट प्लस ओवरहेड चार्ज को मिला के 15% हम क्लेम करते हैं। तो 15% मैं कमाऊंगा, 15%। अब 15% मैं कमाऊंगा तो उस कमाई को आप ना अलग निकाल दो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता और आपने मेरे को 15 की जगह सिर्फ 10% ही कमा के देना। लेकिन जितना एक्चुअल खर्चा होगा, जितना लेबर का खर्चा होगा, जितना मटेरियल का खर्चा होगा, जितना इक्विपमेंट का खर्चा होगा, क्लाइंट डायरेक्ट पेमेंट करेगा उनको। मैं बिल बना के दूंगा पूरा का पूरा प्रोसेस करूंगा मैं खुद, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उन पार्टियों को पेमेंट करने के लिए, क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है पार्टी को पेमेंट करने के लिए। लेकिन अब मैं कैसे कमाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर कैसे कमाएगा वहां पे? तो वहां पे यदि 100 रुपए का बिल बना है तो आप 110 रुपए पेमेंट करोगे, जिसमें से 10 रुपए मैं रखूंगा, क्लियर एकदम कट टू कट साफ दाफ 10 रुपए मैं रखूंगा, जिसमें मैं अपनी टीम हायर कर रहा हूं, भैया इंजीनियर्स लगे हुए हैं, उनको फैसिलिटीज दिया जा रहा है, उनकी सैलरी दिया जा रहा है, उसमें से मैं 10 रुपए दूंगा, उस 10 रुपए में से दूंगा और 100 रुपए में से जो एक्चुअल कॉस्ट आया था मैं वो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा लेबर, मटेरियल सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को। इसमें नो कमीशन ना, उस 100 रुपए में कमीशन ले लूँ, ये चोरी है, ये गलत बात है। तो कॉस्ट प्लस का मतलब जितना एक्चुअल कॉस्ट लगेगा उसके अलावा 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के रूप में आप मुझे मेरा सर्विस कॉस्ट दे देना। अब देखते हैं प्राइस एस्केलेशन बनता कैसे है। प्राइस एस्केलेशन का मतलब मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो प्राइस एस्केलेशन को समझते हैं। प्राइस एस्केलेशन बहुत ही सिंपल सा है। सीमेंट का रेट था जनवरी में 250 रुपए, फरवरी में हो गया 300 रुपए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 50 रुपए पर बैग। अब बहुत सारा सीमेंट लगेगा वहां पे, तो मैं बैग के हिसाब से कैसे मैनेज करूं? और कंस्ट्रक्शन साइड में सिर्फ सीमेंट थोड़ी लगता है भाई, बहुत सारे आइटम लगते हैं, बहुत सारे स्टील लगता है, लेबर लगते हैं, पेट्रोलियम्स के आइटम लगते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल के कारण सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट पेट्रोल जो POL बोलते हैं, पेट्रोलियम ऑयल लिक्विड, उसके बाद प्लास्टिक लगता है, प्लाईवुड लगता है, ऑयल्स लगते हैं, टाइल्स लगता है, पेंट लगते हैं, इलेक्ट्रिक वायर लगते हैं, प्लम्बिंग के आइटम लगते हैं। इन सब को मिला के गवर्नमेंट ने कह दिया हम आपको इसको अदर मटेरियल या फिर ऑल कमोडिटीज बोल देंगे। ऑल कमोडिटीज क्या बोलना चाह रहा है इससे? इसने एक ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 5 चीजों को फिक्स कर दिया, सीमेंट, स्टील, लेबर, POL और अदर मटेरियल्स। हम गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उसको बोलते हैं हम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। गूगल में जब लिखोगे आप ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आप गूगल में लिखो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आपको पहला जो लिंक आएगा आप उसको ओपन करोगे तो मोदी जी का यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा फोटो आएगा कि सबका साथ सबका विकास करेंगे हम खास। आप इसको ओपन करोगे तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर में लिखते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 2 लाइन लिखना भूल गए, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। तो बस यही लाइन लिखवाना है मोदी जी से कुछ समय बाद। तो मोदी जी को थोड़ा भी बाय बाय करते हैं और नीचे आते हैं हम, तो नीचे हमको मिलता है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स ये मंथली और ईयरली दोनों होता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने टेंडर में मंथली प्राइस एस्केलेशन आपके एग्रीमेंट पे लिखा है या ईयरली प्राइस एस्केलेशन लिखा है। जनरली हम मंथली लेके चलते हैं। तो 2023 में ऑल कमोडिटीज, मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूं। यहां पे जितने टाइप के गवर्नमेंट टेंडर्स में, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट टेंडर्स में कंस्ट्रक्शन थोड़ी होता है यार, गवर्नमेंट तो पूरी यार सब होता है, सब खाना पीना, कपड़े लत्ते सब लगता है। तो हर एक टाइप के मटेरियल का यहां पे डिटेल दिया गया है, हर एक टाइप के। जैसे अभी रिसेंटली एक आइटम महंगा हो गया था, लेमन, बीच में सुनने में आया था लेमन महंगा हो गया था। खोज लेते हैं लेमन ही आसपास है क्या, मैंगो, ऑरेंज, पपाया। यदि नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल F टाइप करोगे और कंट्रोल F टाइप करके आप लेमन लिखना, लेमन आ जाएगा। मैं इसको अभी ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेमन का एक रेट दिख रहा है, देखते हैं। देखो यहाँ बोलता है मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स, नेम ऑफ कमोडिटीज लेमन, बेस ईयर 2011-12 में
2011-12 में इसने लेमन के रेट को 100 के कंपैरिजन में ला दिया। फॉर एग्जांपल उस समय पूरे इंडिया का एक एवरेज रेट रहा होगा 40 रुपए पर केजी। तो इसने बोल दिया 40 रुपए पर केजी, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूं इसका बराबर हो गया 100 यूनिट ना, कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट प्राइस यूनिट लेस होता है, तो कॉफिशिएंट उसको 100 बोल दिया, इसके रेफरेंस में 100 बोल दिया ये। तो यदि अभी ये बोल रहा है जनवरी में 95 है, कॉफिशिएंट 95 है, कॉफिशिएंट जनवरी में 95 है, मतलब 40 रुपए से लेमन का रेट कम हो गया है। तो ऑल ओवर इंडिया लेमन के प्राइस में क्या इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से ये हर महीने का कॉफिशिएंट देता है। फरवरी में महंगा हो गया, 100 से 112 यूनिट हो गया, 112.5 कॉफिशिएंट हो गया, मतलब लेमन का रेट बढ़ गया होगा। 185 हो गया मतलब लेमन का रेट और बढ़ गया। 223 हो गया मतलब डबल हो गया भैया, 40 दूनी 80, 223% इंक्रीज हो गए। तो 100 से 223 हो गया मतलब लेमन का रेट और बढ़ गया। फिर कम हुआ मई में, जून में और कम हुआ, जुलाई में और कम हुआ, अगस्त में थोड़ा सा बराबर रहा, सितंबर में थोड़ा और बढ़ गया। तो ये हमको हर एक मटेरियल का प्राइस वेरिएशन दिखाता है, क्या प्राइस वेरी कर रहा है। तो ये तो अभी लेमन का बात हुआ, लेकिन हमको लेमन से क्या मतलब, हमको अभी नशा नहीं उतारना, अभी तो नशा चढ़ा है सिविल इंजीनियरिंग का। हमको मतलब है भाई साहब कि आप मेरे को बता दो, सीमेंट का रेट बता दो। अब सीमेंट बहुत सारे टाइप के हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट है, स्लैग सीमेंट है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F लिखते हैं और सीमेंट खोजते हैं। बहुत सारे आइटम है ना इसमें अपन स्क्रॉल डाउन करके ढूंढेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, बहुत सारे आइटम है, इतने सारे आइटम हमको ढूंढना है। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल F टाइप किया, कंट्रोल F सीमेंट। तो सीमेंट टाइप करते हैं, यहाँ पे सीमेंट के कुछ आइटम आ गए। या फिर आप यहाँ नहीं टाइप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो सीमेंट, तो सिर्फ सीमेंट के ही आइटम आपको सामने आ जाएंगे। अब मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइम एंड प्लास्टर, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग सीमेंट, पोज़लाना सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, सीमेंट सुपरफाइन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ कंक्रीट सीमेंट एंड प्लास्टर, सीमेंट ब्लॉक्स। कौन सा सीमेंट, कौन सा सीमेंट? तो अगेन हम अपना कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं मटेरियल स्पेसिफिकेशन में कौन सा सीमेंट हमको यूज़ करने बोला है, एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट में सीमेंट यूज़ करने बोला है उसी सीमेंट को खोलेंगे। यदि हमको OPC बोला है तो हम OPC को ओपन करेंगे और देखेंगे जनवरी महीने में हमारा बेस रेट क्या था, 136 यूनिट था। 136 मतलब 11-12 में जो सीमेंट का रेट रहा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल 11-12 में सीमेंट का रेट था 260 रुपए पर बैग। तो ये हमको 100 यूनिट बोल दिया, 100 यूनिट उसके बराबर में है। तो यहाँ 136 हो गया, मतलब ये रेट और बढ़ चुका है जनवरी में। लेकिन हमने जनवरी में टेंडर लिया था, टेंडर हमारा जनवरी में हुआ था, तो हमारे लिए बेस रेट क्या हो गया, किस रेट में हमने एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट के साथ, वो 136 यूनिट पे, 136.6 पे। अगले महीने जब हम बिल बनाएंगे तो हमारा 0.1 यूनिट कम हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुआ है थोड़ा सा, 0.01, जो कि ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं लाता, बेसिक सा ह्यूज डिफरेंस लाता है। लेकिन और आगे बढ़ते चलते हैं हम सितंबर में आते हैं, तो जैसे मई में बहुत कम हो गया, 134 हो गया, मतलब अब बिल से थोड़ा सा पैसा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट का प्रॉफिट है, भैया सस्ता हो गया माल तो क्लाइंट को मजा आएगा, वाह 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 वाह। तो वैसे ही सितंबर में थोड़ा कम हुआ है, मतलब जनवरी से सितंबर में। तो जब हम फरवरी का बिल बनाएंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, मार्च का बिल बनाएंगे तो हमको थोड़ा सा प्लस होगा हमारे बिल पे, अप्रैल का बनाएंगे तो माइनस होगा, मई का बनाएंगे 134 हो गया है तो और माइनस होगा, 135 ये भी माइनस होगा, और 135 ये भी माइनस होगा, 136.6 ये 0 हो जाएगा, सेम रेट है। और सितंबर 136.1 तो यहाँ माइनस होगा। इसको कैसे समझते हैं, जो जिस मंथ में टेंडर होता है उस कॉफिशिएंट को बोलते हैं अपन CO। एक कॉफिशिएंट का समझ लो एक फॉर्मूला है जिसमें CO मतलब जिस मंथ में एग्रीमेंट हुआ है, जिस मंथ में एग्रीमेंट हुआ है। और जिस मंथ में बिल बना रहे हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे बिल बना रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे CI। जिस मंथ का बिल बनेगा उस मंथ के कॉफिशिएंट को बोलेंगे हम CI। तो एक फॉर्मूला है, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फॉर्मूले में लेके चलता हूं मैं आपको। फॉर्मूला है प्राइस एस्केलेशन का। यदि हमको सीमेंट के लिए निकालना है, भैया सीमेंट में कितना चेंजेस आया, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट पे सीमेंट कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। एग्जाम्पल में समझाता हूं, आपके बॉडी में कितना % वाटर है, बताओ आपके बॉडी में कितना % वाटर है, नीचे कमेंट करके बताओ। तो यदि हमारे शरीर में यदि 71% पानी है तो पूरे बॉडी यदि 100% है तो उसमें से 71% कंपोनेंट वाटर का है।
तो वैसे ही पूरे प्रोजेक्ट पे यदि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो भाई साहब क्वांटिटी सर्वे करो इसका, इसलिए क्वांटिटी सर्वे भी आना चाहिए। पूरे प्रोजेक्ट के क्वांटिटी में चेक करो कहां कहां सीमेंट लग रहा है, सीमेंट टोटल कितने रुपए का लग रहा है जिस रेट से आपने डील किया था। यदि वो सीमेंट लग रहा है 20 लाख रुपए का, टोटल 20 लाख रुपए का सीमेंट लग रहा है, तो सीमेंट कंपोनेंट हो गया 20%। सीमेंट कंपोनेंट हो गया 20%। ये तो ये परसेंटेज की जगह पे ये सीमेंट कंपोनेंट आ जाएगा। W यह है वर्क डन अमाउंट, उस महीने का बिल अमाउंट कितना है, उस महीने में बिल बना होगा रनिंग अकाउंट बिल, तो कितने रुपए का बिल बना है, तो बिल अमाउंट है W, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट। और ये 0.85 क्या है। अब ये जो बिल अमाउंट है, यदि यहां पे इस बिल अमाउंट को मैं यहां पे थोड़ा और लिखता हूं, बिल अमाउंट यदि बना होगा 10 लाख रुपए का बिल बना होगा, तो 10 लाख रुपए के बिल पे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी होगा। तो हमने CPWD का भी मैं बताया था, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना लेके चलता है, 7.5% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, 7.5% ओवरहेड चार्जेस, मतलब टोटल 15% लेके चलता है। तो 10 लाख रुपए यदि 100% है, उस महीने का बिल 100% है, तो भाई इसमें से 15% तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट है, तो सिर्फ 85% ही तो मटेरियल लेबर इक्विपमेंट कॉस्ट है, 15% तो कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब में भरेगा, तो वो 15% काट दिया गया। मतलब बिल अमाउंट का सिर्फ 85% में ही वेरिएशन हम डील करेंगे, उस 85% में ही। तो बिल अमाउंट का 85% कितना हो गया, माइनस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, और P है हमारा 20%। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, 0.85 इंटू वर्क डन, 10 लाख रुपए का बिल है, 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई 0. परसेंटेज कंपोनेंट, उस सीमेंट का कंपोनेंट 20% सीमेंट कंपोनेंट, 20 डिवाइड बाई 100, कि इतने में सीमेंट 20% है, इतने रुपए का काम हुआ है टोटल मटेरियल में। ये वर्क डन है मटेरियल लेबर और इक्विपमेंट का, उसका 20% सीमेंट का है। अब आता है कॉफिशिएंट की बारी। तो कॉफिशिएंट भैया CI कितना है, चेक कर रहे थे अपन अभी यहाँ पे। CI हमने मान लेते हैं अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं, तो CI है 136, और CO टेंडर के महीने में कितना बिल था, क्या कॉफिशिएंट था सीमेंट का, 136.6। तो बस यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देंगे, CI 136 माइनस 136.6 डिवाइडेड बाई 136.6। तो कम में ज़्यादा को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए ये पूरा अमाउंट माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके ओरिजिनल बिल 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से इतना को हम माइनस कर देंगे। ये है प्राइस एस्केलेशन कॉन्सेप्ट, जो कि पूरा एक कोर्स है ना कॉप्स में, उसको मैं चुटकी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं जिनको आता होगा उनके लिए रिवीजन है, जिनको नहीं आता होगा उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस है। सीखना पड़ता है यार, साइड पे कोई नहीं सिखाता। तो ये हो गया हमारा प्राइस एस्केलेशन। बस एक बिल बनेगा फिर प्राइस एस्केलेशन का, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था कौन कौन सा आइटम लगता है मटेरियल पे। जैसे हमने सीमेंट का निकाला, वैसे ही स्टील का, वैसे ही लेबर का, वैसे ही POL का, वैसे ही अदर कंपोनेंट का हम डिटेल निकालते हैं। जो लेबर का डिटेलिंग है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से नहीं मिलता, वो मिलता है लेबर ब्यूरो प्राइस इंडेक्स। इंडियन लेबर ब्यूरो प्राइस इंडेक्स 2023 डालोगे तो जो पहला वेबसाइट आएगा, ऑल इंडियन जनरल इंडेक्स ऑफिशियल वेबसाइट लेबर ब्यूरो, तो यहाँ से आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल वर्कर, यदि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए आप काम कर रहे होगे, एग्रीकल्चर या रूरल लेबर, यदि आप उस जोन पे काम करोगे तो वहाँ के प्राइस कोफिशिएंट मिल जाएगा। वेजेस पे तो हम काम नहीं करते, उनका प्राइस एस्केलेशन से मतलब नहीं है। तो हम इंडस्ट्रियल वर्कर से काम करवा रहे हैं, इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर का प्राइस कोफिशिएंट हमारे CI और CO, जिस मंथ में टेंडर हुआ था उसको हम CO बोल देंगे उसके कोफिशिएंट को। जिस मंथ में वेरिएशन हमको क्लेम करना है उस मंथ का हम CI क्लेम करेंगे, और सेम पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। कंपोनेंट, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट में चेंज होता है, जो कि या तो गवर्नमेंट टेंडर है तो वहां पे परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट वो लिख के देगा, उसका काम है लिख के देना। प्राइवेट सेक्टर में आपको खुद निकालना पड़ेगा क्वांटिटी सर्वे करके। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। समझने की प्रयास करना, वीडियो को आगे पीछे करके देखना, आपको चीजें नोट्स बनाते जाओगे, चीजें क्लियर हो। फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाने में तकलीफ होता है यार। देखो पहली बार जब गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो सोचते हैं साला 2 चक्का चलेगा कैसे अपने आप बैलेंस बना के। तो क्लच, गियर, एक्सीलेटर, गियर, ब्रेक सब देख के मारते हैं, क्लच छोड़ते हैं, गुप से गाड़ी रुक जाता है। पहली बार जब हम कर रहे होते हैं, धीरे 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 फिर तो ऐसा प्रैक्टिस होता है कि एक हाथ में फोन है, जानू से बात हो रहा है, एक्सीलेटर चल रहा है, गियर दर्द चलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ जाता है। वैसे ही ये भी इस प्रैक्टिस का पार्ट है। 1-2 बिल बनाओगे, कहानी सॉल्व हो जाएगा। बस एकदम पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कोई बड़ा 30 मार नहीं होता बिलिंग इंजीनियरिंग, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एस्केलेशन में ही
फ्लैक्चुएशन बिल, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का है। डायरेक्ट हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं, कितना सीमेंट लगा टोटल कंस्ट्रक्शन में, डायरेक्ट हर एक आइटम का, जो जो आइटम में आपको क्लेम करना है वो हर एक आइटम का कितना सीमेंट लगा टोटल बिल में, एवरेज क्या रेट लिया गया था। मतलब हम 250 रेट की बात कर रहे थे। हम हर एक बिल के रेट से चेक करते हैं कि भैया हर एक सीमेंट मंगाने में क्या क्या रेट से आया था, उसका एवरेज रेट क्या था, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। यदि 30 रुपये का डिफरेंस है दोनों के रेट में, तो 30 रुपये कितना बैग सीमेंट यूज हुआ था उसको मल्टीप्लाई करके हम क्लाइंट से क्लेम करते हैं। लेकिन ये सब आपके एग्रीमेंट पे होगा तभी काम होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस बिल। कॉस्ट प्लस बिल का पहले भी समझाया हूं कि भैया कॉस्ट प्लस बिल का मतलब काम करो, पूरा ईमानदारी से काम करो, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, इक्विपमेंट का कॉस्ट डायरेक्ट क्लाइंट देगा, और उस पूरे बिल में जो भी आपका परसेंटेज है 10% प्रॉफिट वो आपको मिल जाएगा। आगे लेके चलते हैं वाई एंड हाउ प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन जो हमने बात किया था उसके लिए सबसे पहला मंथ वाइज बिल अमाउंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्राइस एस्केलेशन निकाल पाओगे, इसलिए मंथ वाइज बिल बनाना होता है उसमें। नेक्स्ट है मंथ वाइज प्राइस इंडेक्स। हर महीने का प्राइस इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पे और इंडियन लेबर ब्यूरो प्राइस कोफिशिएंट में वहां से मिल जाता है। फिर है प्राइस एस्केलेशन फॉर्मूला, वही जो 0.85 इंटू वर्क डन इंटू परसेंटेज ऑफ कोफिशिएंट इंटू CI माइनस CO डिवाइड बाई CO, उसी को आप यूज करोगे, हर पांचों आइटम को निकालोगे, उसके बाद सबका टोटल कर दोगे पांचों को, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, और वो आपके बिल अमाउंट में या तो ऐड होगा, रेट बढ़ा होगा तो, और रेट कम होगा तो डिडक्ट हो चुका होगा। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं वाई एंड हाउ रिकॉन्सिलेशन। सबसे पहले वाई रिकॉन्सिलेशन क्यों, क्योंकि भैया मटेरियल की ऑडिट करना बहुत जरूरी है, साइड में बहुत चोरी होती है, और यदि 2 रुपए की चोरी को आपने या 2 रुपए की वेस्टेज को आपने बचा लिया तो उस 2 रुपए का मटेरियल वेस्ट हो जाता तो मटेरियल को परचेस करने के लिए 2 रुपए और खर्चा करना पड़ता, तो 4 रुपए का खर्चा हो गया। लेकिन एक्चुअल में मटेरियल लगा कितने का, 2 रुपए का ही मटेरियल लगा, 2 रुपए तो वेस्ट हो चुके थे, तो 4 रुपए के मटेरियल लगा के हमने 2 रुपए का काम किया। अब 2 रुपए में 10% तो कमाएंगे, तो 2 रुपए 10 पैसे हमने कमाए, लेकिन लग कितना गया, 4 रुपए, तो 1 रुपए 90 पैसे का नुकसान हो गया। समझ पा रहे हो? तो आपका एक मटेरियल का वेस्टेज आपको उतना ही और लॉस कर देता है। यदि साइट पे 5% भी वेस्ट हो रहा है मटेरियल, तो उस 5% को मैनेज करने के लिए परचेस करना पड़ेगा, मतलब 10% कॉस्ट लगा के हम 5.1% कमाएंगे, मतलब 4.9% का डायरेक्ट लॉस करवाओगे आप अपने बॉस का डायरेक्ट। तो 5% का मटेरियल बचा के यदि सेविंग हो गया परसेंटेज, तो आप अपनी कंपनी को 5% का प्रॉफिट दिला रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं वेस्टेज को कंट्रोल करना, जिस चीज को मॉनिटर करोगे वो चीज कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉनिटर करो, आप ग्रो कर जाओगे। दिन भर इठले टाइप दूसरे को ब्लेम करते बैठोगे, इंडस्ट्री में जॉब नहीं है, इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, कॉलेज ने सिखाया नहीं, हमने सीखा नहीं, हमारे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कौन बनाएगा हमको, पिताजी के पास पैसा नहीं है, बर्बाद होते रहोगे। मॉनिटर करो ना यार, कौन ऐसा दुनिया में है जो पैसा लेके पैदा हुआ था? कौन? कोई पैदा नहीं होता पैसा लेके, सब नंगा ही पैदा होते हैं और यही बिल्ड करते हैं अपनी इंडस्ट्री। पैदा होते ही कोई करोड़पति नहीं बना, सब अपने इंडस्ट्रीज को बिल्ड करते 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 एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। आप क्यों नहीं बनना चाहते वो मील का पत्थर अपने जनरेशन के लिए? आप बन सकते हो अपने जनरेशन के लिए मील का पत्थर, कि आपका होने वाला पीढ़ी ये ना बोले कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली, मेरे को कॉलेज अच्छा नहीं मिला। आप करो ना, अपनी फैमिली को ऊपर करो, अपनी फैमिली को बढ़ाओ। कौन जवाबदार है? आप। सिर्फ और सिर्फ आप जवाबदार हो अपने आप को आगे न बढ़ाने पे। कोई दूसरा आपके साथ पैदा नहीं हुआ था, ना कोई पैदा हुआ है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप खुद जवाबदार हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी रिकॉन्सिलेशन भी साइट को कंट्रोल करने के लिए, साइट को मॉनिटर करने के लिए जरूरी है। जिस चीज को मॉनिटर करेंगे उस चीज में अपग्रेडेशन होता है। मॉनिटर करने के लिए हमको सबसे पहला क्या चाहिए? क्वांटिटी ऑफ यूज मटेरियल इन बिल। एक महीने में जो काम किए हैं उसका एक्चुअल कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था थियोरेटिकली, क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए। क्वांटिटी सर्वे से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक्चुअल में कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था थियोरेटिकली, थ्योरी के हिसाब से, कट टू कट, नो वेस्टेज इंक्लूडेड। तो कट टू कट हमने चेक कर लिया। फिर बात करते हैं, रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट बनाते हैं। यदि 100 बैग बॉस ने भेजा था जिसमें से थियोरेटिकली बिल के हिसाब से 80 बैग ही यूज होना चाहिए था, मतलब हमारे पास स्टॉक में 20 बैग होना चाहिए। हम जाएंगे साइड चेक करेंगे भैया गिन कितना बैग है, और वहां 18 बैग निकला, मतलब 2 बैग वेस्ट हो चुका है। तो यही चेक करना है कितना रुपए लगना चाहिए था, कितना हमारे पास टोटल आया था, उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए। नहीं है तो वेस्ट हो रहा है। अब आइडेंटिफाई करो किस चीज में वेस्ट हो रहा है, उसको लगाम लगाओ। जहां जहां वेस्टेज हो रहा है उसमें लगाम लगाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। आप एक्यूरेट होते चले जाओगे और एक समय ऐसे आएगा कि आपके साइट पे जीरो वेस्टेज आप कंट्रोल कर सकते हो। जीरो वेस्टेज, हाँ सही बोल रहा हूँ भाई,
जीरो वेस्टेज कंट्रोल किया जाता है। जीरो वेस्टेज, 1% का वेस्टेज नहीं। जो चीज टूट भी गया उसको कैसे रीयूज करें, किस जगह पे यूज किया जा सकता है। टाइल टूटता है, हाँ टूटता है, उसको क्रेजी टाइल फ्लोरिंग करो। मार्बल टूटता है, हाँ टूटता है, उसको क्रेजी मार्बल फ्लोरिंग करो। पेंट वेस्ट नहीं होने चाहिए। पेंट क्यों वेस्ट होगा? आप स्प्रे पेंट यूज करो, ब्रश अच्छे लो, लेबर को अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। टाइल में पेंट लगेगा, लेबर वेस्ट होगा, उसको साफ करने के लिए भैया तो नीचे आप अच्छा सा व्यवस्था रखो। सैंड वेस्ट नहीं होगा, यदि आप सैंड के लिए यार्ड बनाते हो, नीचे क्लीन करके और सैंड को एक साथ ही कनेक्ट करते हो, हर सैंड को अलग अलग जगह कनेक्ट नहीं करते। ये क्या प्रैक्टिस है? जिस चीज में लॉस हो रहा है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जेब फटा है, पैसा गिर रहा है, तो क्या करोगे? सिलाई ना, कि दुनिया को ब्लेम करोगे, नहीं यार जेब है तो फटेगा ही ना, कपड़ा है तो फटेगा ही, भाई सिलाई कर, उसको नहीं गिरेगा पैसा। रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट बनाते हैं, और जब गवर्नमेंट आपको मटेरियल सप्लाई करता है कि सीमेंट और स्टील मैं प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए हमको बिल बनाना पड़ता है, वो उसे कहते हैं रिकॉन्सिलेशन बिल। अब इससे कुछ कुछ प्रॉज और कॉन्स हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे यूज होता है, बिल्डर के कैसे यहाँ कैसे यूज होता है, आप अपने लिए कैसे इसको यूज कर सकते हो, आप जो गवर्नमेंट का बिल बनता है उसको कैसे यूज होता है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है, उसको शेयर करता हूं मैं आप लोग से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल यूज्ड क्वांटिटी। ये जो हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ यूज मटेरियल इन बिल कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मेट है सिंपल सा। आप एक फॉर्मेट बनाओ, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने रिकॉन्सिलेशन के कोर्स में जो कॉप्स के अंदर उसमें सिखाया हुआ। मटेरियल यूज क्वांटिटी, भैया कौन कौन सा आइटम यूज कर रहे हो आप। सैंड फिलिंग हुआ है, पीसीसी हुआ है, आरसीसी हुआ है, स्टील लगा है, शटरिंग लगा है, ब्रिक वर्क लगा है, 200 mm ब्रिक वर्क हुआ है, 100 mm ब्रिक वर्क हुआ है, 6 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर, 15 mm प्लास्टर, डीपीसी भी हुआ है। ये काम किया है आपने पहले बिल पे। मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, उसको किस रेशियो से यूज कर रहे हो, रेशियो से। और ये जो क्वांटिटी है बिल से निकाल लिया हमने कि 1 महीने के बिल में लिख जाएगा ना भैया कितना सैंड फिलिंग किया है, क्या क्वांटिटी उसका, कितना हमने पीसीसी किया है, क्या क्वांटिटी उसका, कितना आरसीसी किया, क्या क्वांटिटी उसका, ये बिल से निकल जाएगा। मेजरमेंट शीट से, मेजरमेंट शीट में लिखे थे अपन कि एक्सकवेशन कितना किया। अब एक्सकवेशन कोई मटेरियल लगता नहीं, पीसीसी निकालते तो पीसीसी का मटेरियल हमको क्वांटिटी निकल जाता। तो पूरे बिल की क्वांटिटी को ऐड करके हमने इसके सामने लिख दिया। इसका रेशियो है सैंड 30% कॉम्पैक्शन के साथ हमने किया था, तो भैया 486 mm का बिल मिला है। लेकिन सैंड तो कॉम्पैक्ट होगा ना, भरेंगे उसको, तो 30% कॉम्पैक्शन रेशियो होता है। तो हमको 631 mm परचेस करना पड़ा था, तब जाके 486 mm हमने बिल बनाया। सेम ऐसी पीसीसी 1:3:6 का रेशियो था, तो टोटल 43 mm कॉन्क्रीट लगा है पीसीसी का। उसमें सैंड कितना लगा है, 40 mm एग्रीगेट कितना लगा है, सीमेंट कितना लगा है, क्वांटिटी सर्वे से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी हर एक आइटम का निकाल के टोटल सैंड, टोटल एग्रीगेट, सीमेंट, स्टील, ब्रिक, रिक्रॉन फाइबर, बाइंडिंग वायर, नेल्स, शटरिंग, जो आइटम है, जितने आइटम लगते हैं सबको। और ये सब फॉर्मूला है ना यार, सब फॉर्मूला। एक बार एक्सेल में फॉर्मूला बनाओ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बस आप ये डेटा भरोगे, सट से वैल्यू निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट। ये डेटा बनाने के बाद हमको बनाना पड़ता है रिकॉन्सिलेशन रिकॉर्ड कि मटेरियल यूज्ड क्वांटिटी तो हमने निकाल लिया। हमने ये मटेरियल यूज्ड क्वांटिटी पुराने वाले फाइल से निकाल लिया, कितना मटेरियल यूज हुआ, सैंड कितना यूज हुआ, सारे मटेरियल्स का हमने क्वांटिटी निकाल लिया। अब हमने स्टोर वाले से पूछा फोन लगा के, भाई साहब ये जो लिस्ट है भेज रहा हूं, कितना आया है आज तक, इतना आया है बताया वो। सर ये मेरे रिसीविंग लेटर पे है, इतना सारा मटेरियल आया है। हम बोले ठीक है, इतना आया है, इतना लग चुका, कितना हमारे पास होना चाहिए, डिफरेंस क्वांटिटी कितना हमारे पास होना चाहिए। हमने दोनों को माइनस करके निकाल दिया, रिसीव्ड माइनस यूज्ड, कितनी इतना हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद स्टॉक ऑन साइट, यार्ड में कितना है, देखो कुछ चीज तो काउंट किया जा सकता है। सीमेंट काउंट कर लोगे, स्टील काउंट कर लोगे, ब्रिक ऑलमोस्ट काउंट करना मैंने सिखाया है अपने यूट्यूब वीडियो पे ही, कोर्स में तो है ही भर के। रिक्रॉन फाइबर आप काउंट कर लोगे, बाइंडिंग वायर काउंट कर लोगे, नेल्स भी आप काउंट कर लोगे केजी में, शटरिंग ऑयल भी देख लोगे कितना लीटर है। सैंड और एग्रीगेट आपको थोड़ा सा मेहनत है, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल व्हाइट हो जाता है तो टेप लगा के थोड़ी नापते हो कितना व्हाइट हुआ, नहीं व्हाइट हुआ कि नहीं हुआ, देख के समझ आता है ना व्हाइट है, क्यों, प्रैक्टिस है, बहुत बार देख रहे हैं। वैसे ही एक ट्रक में कितना मटेरियल गिरा है देख के बताते हैं 500 क्यूबिक फीट है, ये 300 क्यूबिक फीट है, ये ट्रैक्टर से आया है तो 100 क्यूबिक फीट होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो वैसे ही आप देख के बता सकते हो कितना है। नहीं समझ आ रहा है, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप रेलवे स्टेशन में देखे होगे, रेलवे ट्रेन से जाते हो तो एग्रीगेट को ऐसे फ्रस्टम शेप में रखे रहते हैं। अब इस फ्रस्टम शेप का तो वॉल्यूम निकालने आता है ना आपको, ट्रेन में जाते हो तो गिट्टी रखे रहते हैं ना, नंबर लिख के फ्रस्टम शेप में। प्रोजेक्टाइल फुटिंग का ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला एरिया 1, ये ऊपर वाला एरिया 2 और ये हाइट आता है अपन को इसका वॉल्यूम निकालना। आप वॉल्यूम निकाल के भी सैंड्स का डिटेलिंग निकाल सकते हो। तो कितना स्टॉक में है ये आप चेक कर लिए। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपने 30 तारीख को बिल बनाया था, तो ये जो क्वांटिटी है ये 30 तारीख तक का है, लेकिन आप 2 तारीख को रिकॉन्सिलेशन बिल बना रहे हो, तो 1 तारीख को भी काम हुआ है, 2 तारीख को भी काम हुआ है, तो वहां भी कुछ मटेरियल लग गया जो कि बिल पे नहीं है
और अब स्टोर में भी नहीं है, वो कहाँ है, वो लग चुका है, अगले महीने के बिल में वो ऐड होगा। तो कितना लग चुका है, डीपीआर से निकालो कितना भैया मटेरियल लग चुका है 2 दिन में। इसलिए इससे बचने के लिए सेम डे, जिस दिन बिल बना उसी दिन रिकॉन्सिलेशन बना दो, सेम डे। 10 मिनट लगता है मैक्सिमम बनाने की इसको रिकॉन्सिलेशन, 10 ही मिनट लगता है ना, क्योंकि सब एक्सेल है। आपको सिर्फ एक डेटा भरना है, वो इस सीट का सिर्फ आपको ये डेटा भरना है, ये क्वांटिटी, वो भी देख के, अपना जो रनिंग बिल है उसको देख के ये क्वांटिटी भरना है। ये रेशियो आप एक बार सेट कर दोगे अपने प्रोजेक्ट पे तो रेशियो चेंज नहीं होता आपके मटेरियल्स का, बस ये क्वांटिटी भरना। जितना मेहनत इस क्वांटिटी को, जितना समय इस क्वांटिटी को भरने में लगेगा, बाकी सब ऑटोमेटिक है। इस वाले फाइल से कनेक्ट है दूसरा वाला फाइल, इस वाले फाइल पे, यहाँ पे आपको पूछना है अपने स्टोर वाले से, ये वाले जो क्वांटिटी है वो पुराने वाले सीट से ऑटोमेटिक कनेक्ट है, ये वाले क्वांटिटी को पूछना है, स्टोर वाला निकाल के देगा ये वाले क्वांटिटी, उसके पास ही पूरा डेटा पहले से ही रहता है, निकाल के देगा, ये सब अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आपको साइट जाके चेक करना होगा, ये अपने आप निकल जाएगा, ये आपको साइट जाके चेक करना होगा, साइट इंजीनियर सुपरवाइजर को भेज दो, ये ले भाई ये लिस्ट ले और जा चेक करके बता कितना मटेरियल है। और जैसे आपने भरा ये, तो वेस्टेज इतना हमारे साइट पे होना चाहिए था, लेकिन इतना है, 130 m³ सैंड होना चाहिए था, लेकिन 95 m³ है, तो भैया 35 m³ वेस्ट हो गए। सीमेंट 781 बैग होना चाहिए था, 674 बैग है, 107 बैग वेस्ट हो गए। तो कितना परसेंट वेस्ट हो गया, तो यूज्ड क्वांटिटी से, इस यूज्ड क्वांटिटी से इस वेस्टेज को कैलकुलेट करेंगे तो अभी यहां पे निकल के आया कि 2% वेस्ट हो गया भाई साहब, 2% वेस्ट हो गया है। अब जब 2% वेस्ट हो गया है तो पेनल्टी लगेगा, क्लाइंट यदि मटेरियल दिया होगा तो पेनल्टी के लिए कहानी कहा गया है, सीमेंट के कंडीशन पे 2% प्लस माइनस और स्टील के कंडीशन पे 2% प्लस माइनस अलाउ है। इसके पहले वाले एग्रीमेंट तक 25 लाख से कम का टेंडर होगा तो सीमेंट में 3%, 25 लाख से ऊपर का टेंडर है तो सीमेंट में 2%, और स्टील में तो शुरू से 2% था, लेकिन अभी रिवाइज्ड फिर से आया 2023 का, तो सबके लिए 2% कर दिया गया है, यदि मैं गलत ना हूं तो। जीसीसी है, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सीपीडब्ल्यूडी का, उसमें एक क्लॉज दिया हुआ है रिकॉन्सिलेशन में, मटेरियल वेस्टेज कितना अलाउ कर रहा है। क्लाइंट यदि मटेरियल देगा तो ना, बस क्लाइंट यदि मटेरियल देगा तो क्लाइंट मटेरियल देता है तो हमको रिकॉन्सिलेशन बिल बनाना होता है। तो बिल में जो क्लाइंट देगा उसी का बिल बनेगा। या सीमेंट दिया था, स्टील दिया था, कितना यूज किए हैं, कितना वेस्टेज हो गया, वेस्टेज ऑफ परसेंटेज कितना है। अब वेस्टेज ऑफ परमिशन कितना है, 2% सीमेंट में परमिसिबल है, 2% स्टील में, तो 2.03% वेस्ट हुआ था, 2% परमिसिबल है, ठीक है, हम आपको ऑर्डर देते हैं 2%, रिटर्न में ना, सब एग्रीमेंट में रिटर्न में 2% परमिसिबल था, तो 0.03% का उसको पेनाल्टी लगेगा। सेम ऐसे ही स्टील 5% वेस्ट हो गया, 2% परमिशन था, तो 5.83% पेनाल्टी लगेगा। ये कितना होता है, बैग निकालिए और केजी निकालिए, रेट एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके बिल आ गया, बिल से 23,282 रुपए काट दिए जाएंगे। और यदि ये नहीं होता, 2% से कम होता, यदि 1.5% वेस्टेज होता तो सबासी अच्छा काम किए, 1% माइनस में होता, बचा लिया हमने सीमेंट, तो सबासी ठीक है, अच्छा काम किया। 2% से ज्यादा बचा लिए, फिर पेनाल्टी लग, क्वालिटी में कम्प्रोमाइज क्यों साले तुम, 2% से ज्यादा तुमने मटेरियल बचा लिया, मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी से कम्प्रोमाइज होगा, कम सीमेंट लगाए हो तो वहां पेनाल्टी लग जाएगा, तो वो ना हो, इसलिए रिकॉन्सिलेशन बिल क्लेम करते हैं जब क्लाइंट मटेरियल देता है। और जब क्लाइंट मटेरियल नहीं दे रहा है तो ये बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब क्लाइंट मटेरियल नहीं दे रहा है तो बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फिर अपने स्टाफ को डांटने में काम आता है। आप एज अ बिलिंग इंजीनियर हो तो अपने स्टाफ को, स्टोर इंचार्ज को, साइट इंजीनियर को, क्वालिटी वाले को डांटो कि साले तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो, रीजन बताओ किस किस कारण से वेस्ट हो रहा है, और उस वेस्ट को कंट्रोल करो। क्या कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है। सर बारिश आया, सीमेंट खराब हो गया, रेती बहा के ले गया, तो बारिश में चलो ठीक है, कैसे हम रखें कि रेती ना बहे। सीमेंट यार्ड में छेदा है, वहाँ से पानी घुस जा रहा है, चलो सीमेंट यार्ड हम रिपेयर करते हैं। तो सब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कितना वेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में ये आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा। बस इतनी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। अभी तक सिविल गुरुजी के ट्रेनिंग मॉड्यूल से ऐड नहीं हुए हो तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दिवाली में फिर से, क्योंकि सिविल गुरुजी अपना ऑफर बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी सिविल गुरुजी को एक समझ लो कि एक हमें जो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में एज सपोर्ट मिला या हमको रिकॉग्नाइज किया गया वहाँ पे, तो उससे खुशी में आप लोग, भैया आप ही के कारण तो मिला यार, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दुनिया में उखाड़ रहे हो कुछ, तो लोग हमको खोजते हुए आते रहे कौन है गुरुजी, उसके इंजीनियर से मिला यार।
5 साल का एक्सपीरियंस लड़का फ्रेशर के सामने फेल हो गया, जो हमारे यहाँ 5 साल से काम कर रहा था, फ्रेशर लड़का आया, एस्टिमेशन BBS बिलिंग करके दे दिया, 5 साल का लड़का मुंह देखते रह गया उसको, मैं 5 साल से लेबर ही संभाल रहा हूँ, साला इसको तो सब आता है। तो वो ना हो, नहीं आता आपको तो सीखो, आता है प्यूरिफाई करो, रिपीट करो, रिवाइज करो और ग्रो करो अपनी इंडस्ट्री को। उम्मीद करता हूँ हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा आपको। रिकॉन्सिलेशन पार्ट, जो 4 पार्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पहला प्रोग्रेसिव बिल, दूसरा एडवांस बिल, तीसरा एस्केलेशन बिल, चौथा रिकॉन्सिलेशन बिल मैंने आपको सिखाया। इसका क्विज है, नीचे जाके अटेम्प्ट करो, एफर्ट मारो और अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करो। पूरे जोश से जुनून के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।